धन्यम ही भारतवर्षम, धन्यम राष्ट्रीय कार्यशाला संस्कृति, धन्य अस्माकं परस्परम सर्वे जना नमस्कारम, सर्वे जना नमस्कारम। मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ अलख, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग एवं भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर निःशुल्क प्रसारित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला में आज 19वीं राष्ट्रीय कार्यशाला श्रृंखला, जिसका विषय है भविष्य की हिंदी और हिंदी का भविष्य। आज इस अवसर पर हम सभी के बीच में हमारे अतिथि वक्ता के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रशांत रमण रवि। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में जिसके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में हम इन राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन तथा पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हम निरंतर कर रहे हैं, ताकि जो अध्येता वर्ग इस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन्हें किसी प्रकार का व्यवधान या किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। हम सभी के बहुत ही श्रद्धेय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, विभागाध्यक्ष पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मैं सर आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला का संचालन डॉक्टर अंशुल दुबे, सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, तिलक महाविद्यालय द्वारा किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। आशा करता हूं कि शीघ्र ही वो जुड़ेंगे। तब तक जिम्मेदारी मैं निभाता हूं, निर्वहन करता हूं। मैं मूल विषय की तरफ आऊं और आज के अतिथि वक्ता से मैं निवेदन करूं कि आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान जो हमारा परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य है, उसके हिसाब से मैं एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है और जो अध्येता लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय या ऑनलाइन माध्यम से स्वयं पोर्टल पर यह संचालित पाठ्यक्रम है और 15 सप्ताह का पाठ्यक्रम है। एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा इसके अंतिम परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है, अर्थात इसकी परीक्षा 18 मई 2025 को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न केंद्रों पर इसको आयोजित की जाएगी। और आप लोग, जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से लॉगिन करके अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का जो असाइनमेंट सबमिट करने का जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। जितने लोग असाइनमेंट सबमिट कर लिए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया या शुरुआत नहीं किया, अभी भी समय है। आप लोग अपने असाइनमेंट को यथाशीघ्र पूरा कर सकते हैं। 15 सप्ताह में 12 सप्ताह के पाठ्यक्रम का असाइनमेंट आप लोगों को पूरा करना है। बाकी 3 सप्ताह का केवल आपको अध्ययन करना है, ताकि आप अंतिम परीक्षा जब देंगे, जिसमें 50 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो उसमें आप लोगों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही जो परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है एनटीए की साइट पर, मैं देख रहा हूं अधिकांश अध्येताओं को परीक्षा फॉर्म भरने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। विशेष रूप से जो आपका परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है, परीक्षा शुल्क को पे करने में, भुगतान करने में, तो ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सर्वर की इश्यू की वजह से या एक समय पे जो हिट आते हैं उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का पैसा डिडक्ट हो जा रहा है अकाउंट से, जिस माध्यम से आप लोग कर रहे हैं, और आपका वहां पर जो स्टेटस है वो दिखा रहा है कि पेमेंट फेल्योर। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन के अंदर वो अपडेट हो जाता है, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा, या तो आप लोगों का जो एग्जाम फॉर्म है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रिंट ले सकते हैं। रही आप लोगों के परीक्षा केंद्र की बात, तो आजकल एनटीए का जो एक मानक प्रारूप है, जो एक स्टैंडर्ड जो वो अपना रहे हैं, एक सप्ताह से 10 दिन पहले वो परीक्षा केंद्रों का वो अनाउंसमेंट करते हैं, ताकि जो अभ्यर्थी, अगर घर के पास आप लोगों को सेंटर नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरा चॉइस अगर आप लोगों को मिलता है तो 10 दिन के अंदर आप लोग आने जाने के लिए आप अपना यथासंभव प्रयास कर सकें। और जो एडमिट कार्ड है, आप लोगों का हॉल टिकट है, वो 3 से 4 दिन पहले आप लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, आप लोगों को साझा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस परीक्षा से जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं हमारे अध्येता, वो थोड़े से परेशान दिख रहे थे। अब हम आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर प्रशांत रमण सर आज अपना इस पटल के माध्यम से समय दे रहे हैं और आगे चलकर कुछ ही क्षणों में अपना ज्ञान भी इस पटल के माध्यम से आप सभी तक रखेंगे।
मैं प्रशांत सर का एक संक्षिप्त परिचय इस पटल पर आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि आप डॉक्टर प्रशांत रमण रवि, सहायक प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय चंबा, हिमाचल प्रदेश में आप सेवारत हैं। आप के अचीवमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मात्र 23 वर्ष की आयु में ही आप सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित हो गए थे और पिछले 8 वर्षों से लगातार आप अध्यापन का कार्य सकुशलता पूर्वक संपन्न कर रहे हैं। रचनात्मक लेखन में आपकी गहन रुचि है, जिसके अंतर्गत आप विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में रचनात्मक और आलोचनात्मक जो आपके लेख प्रकाशित होते आए हैं और लगातार प्रकाशित भी हो रहे हैं। आपके द्वारा 3 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी हाल ही में एक सप्ताह हुआ है, वाणी प्रकाशन के माध्यम से भारत दूरदशा पर आपके द्वारा संपादित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। आप विभिन्न राष्ट्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हैं जहां भी अवसर आपको प्राप्त होता है। एक विशेष बात मैं सर को निवेदन करूं कि इस विषय पर अपने वक्तव्य रखें। आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूंगा कि सर एक जाने माने यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के माध्यम से ही मैं सर से संपर्क कर पाया था और यूट्यूब पर आप हिंदी साहित्य और भाषा से जुड़े तमाम जो जटिल महत्वपूर्ण विषय रहते हैं उस पे जितने भी अध्येता हैं, जितने विद्यार्थी हैं, उनका आप अपने वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहते हैं। यूट्यूब पर आपका एक हरा भरा परिवार है और आज की हम बात करें, अभी मैं चेक कर पा रहा था तो आज के डेट में आपके 89,000 सब्सक्राइबर हैं और 417 वीडियो आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हैं जो तमाम विषयों से संबंधित हैं, चाहे भाषा चिंतन, साहित्य और तमाम जो हमारे हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं जो परास्नातक स्तर और स्नातक स्तर की कक्षाओं के दौरान आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो आप तमाम तरह के वीडियो आप इस पे प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो चैनल का नाम है डॉक्टर प्रशांत रमण रवि के नाम से ही है, आपने अपने नाम से ही यूट्यूब बनाया है। तो मैं सर से निवेदन करूंगा, मैं चाह रहा था कि इस पे संक्षिप्त टिप्पणी रखूं जो हिंदी भाषा का वर्तमान परिदृश्य है, लेकिन चूंकि समय थोड़ा अधिक हो चुका है तो मैं सीधे तौर पर सर से निवेदन करना चाहूंगा कि सर आज के इस विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया उमेश जी। मैं मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग ठीक से? जी जी हाँ सर, आवाज आ रही है। यस सर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, और जिनके निर्देशन और कुशल संचालन में ये कार्यक्रम हो रहा है। एक बहुत श्रमसाध्य प्रक्रिया होती है एक लंबे समय तक किसी तरह की राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना, जो बड़े एक व्यापक फलक पे जिनकी रचनात्मक उपस्थिति होती है, जो धमक होती है, वो इतनी शानदार हो। तो मैं जयशंकर सर और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और आगे के लिए भी शुभकामनाएं। और मैं उमेश जी का विशेष तौर पे शुक्रगुजार हूँ। इनसे मेरा कोई पुराना परिचय जैसे नहीं था, यूट्यूब के माध्यम से ही इनकी प्रतिक्रिया मिली और फिर हमारी बातचीत हुई और फिर ये तय हुआ कि मैं इस कार्यशाला में किसी भी तरह से जुड़ सकूं और अपनी बात रख सकूंगा। हम लोग बहुत देर हो चुकी है ऐसे भी कार्यक्रम शुरू करने में, तो मैं सीधे विषय पे लौटना चाहूंगा। जिस विषय पे मुझे अपनी बात रखनी है वह बहुत प्रासंगिक विषय है, बहुत समकालीन है और उस विषय पे चिंतन के बहुत सारे आयाम खुलते हैं। भविष्य की हिंदी और हिंदी का भविष्य। तो पहले भविष्य की हिंदी की बात होगी और भविष्य की हिंदी की बात वर्तमान की हिंदी से निकलकर सामने आएगी और उसके बाद फिर हिंदी का भविष्य कैसा हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, उस पर भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो सत्र हो थोड़ा इंटरैक्टिव हो, कि मैं कुछ बातें कह लूं, फिर आपके मन में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो हम सब एक दूसरे से बात करके इसको थोड़ा संपन्नता की ओर लेकर के जाएं, तो वो ज्यादा खूबसूरत पहल होगी। जहां तक हिंदी के भविष्य की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि भविष्य हमेशा वर्तमान के गर्भ से पैदा होता है। वर्तमान कैसा है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि भविष्य कैसा होगा। अगर वर्तमान बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, बहुत बेहतरीन है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाला जो भविष्य है वो बेहतर हो सकता है, शानदार हो सकता है और संभावनाओं से भरा हो सकता है।
आज की हिंदी की हम बात करें तो हमारी हिंदी बदल रही है। कम से कम बोलचाल के स्तर पे तो बहुत बदलाव है। रचनात्मक लेखन और गंभीर साहित्यिक चिंतन और लेखन को छोड़ दिया जाए तो बोलचाल की जो हमारी हिंदी है उसमें बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है और उत्तरोत्तर इसमें बदलाव देखने को आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि बदलाव का नाम ही भविष्य है। और यह हिंदी की ताकत है कि वह इतनी प्रवाहशील भाषा है और इतनी लचीली भाषा है कि समय के निरंतर प्रवाह के बाद भी वह अपनी उपयोगिता बनाए हुए है, अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। हिंदी की सबसे बड़ी ताकत जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि उसकी प्रकृति में जो एक लचीलापन है। एक एक खूबसूरत घर की तमाम सारी खिड़कियों की तरह वो अपने आप को खोलती है और अलग अलग भाषाओं की जो हवाएं हैं उनको अपने भीतर आने के लिए वो इजाजत, एक तरह से एक माकूल माहौल और एक माकूल इजाजत वो भाषा देती है। इसलिए वो जिंदा है और इसलिए वह निरंतर प्रगतिशील है। लेकिन ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि प्रगतिशील और गतिमान चीजें परिवर्तनशील भी होती हैं। कबीर मुझे अक्सर याद आते हैं जब कभी भी मैं हिंदी की बात करता हूँ। तो वो कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नहीं। अ, इतने 100 साल पहले कबीर ने जब ये बात कही थी तो जब वो बहता नीर किसी भाषा को कहते हैं तो बहते हुए नीर के बहुत व्यापक और गहरे संदर्भ हैं। बहता हुआ नीर, बहता हुआ पानी जनसाधारण को आसानी से उपलब्ध हो पाता है, सबको मिल पाता है। वह स्वतंत्र होता है, वह सर्वसुलभ होता है और वह जीवंत होता है। हिंदी एक बहते नीर की तरह है। कम से कम हिंदुस्तान की जो अधिकतर आबादी है उस अधिकतर आबादी के लिए हिंदी जो है वह एक सर्वसुलभ भाषा है, जनता की भाषा है। अधिकांश लोग जिस भाषा में ख्वाब सजाते हैं, अधिकांश लोग जिस भाषा को सोचते हैं, जीते हैं, वह भाषा है हिंदी। इसलिए इसलिए अ, इसकी जो सर्वसुलभता है हिंदी की और इसकी जो जीवंतता है, यह इसे विस्तार देती है और इसे बड़ा बनाती है। भाषा के संदर्भ में एक बहुत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि जो भाषाएं जटिल होती हैं या जो भाषाएं जनता के लिए सर्वसुलभ नहीं होती हैं या जो भाषाएं, जिन भाषाओं में देश की या किसी समाज की ज्यादातर जनता सपने नहीं देख पाती है या जिनके विचारों और चिंतन की जो भाषा नहीं होती है, वह भाषा असमानता पैदा करती है। अब भारत में ये बातें, चूंकि भारत बहुत विविधताओं वाला देश है, भाषा के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पे और परंपरा के स्तर पे, लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि भारत की जो अधिकांश जनता है उस अधिकांश जनता के लिए हिंदी ठीक उसी भाखा बहता नीर की तरह है जो सर्वसुलभ है, सर्वव्यापी है और जो जीवंत है। अंग्रेजी चूंकि भारत की सोच की भाषा नहीं है, भारत के सपने की भाषा नहीं है, भारत की अधिकांश जनता जिस भाषा में विचार कर सकती है वह भाषा अंग्रेजी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि सामाजिक असमानता में जो एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, एक जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है, उसको अंग्रेजी के लिए काम करता है। इसके बारे में हालांकि हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदी को लेकर हमें बहुत चिंतित होने की जरूरत है? क्या हम हिंदी को लेकर किसी बहुत बड़े मुगालते में तो नहीं है कि बहुत ताकतवर भाषा है, बहुत समृद्ध है, दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और अ, सब जगह बॉलीवुड से लेके हर जगह तक इसका एक स्कोप या इसकी संभावना नजर आती है। तो बहुत अधिक मुगालते में भी मुझे लगता है कि रहने की जरूरत नहीं है और बहुत हद तक हमें थोड़ा आश्वस्त भी रहने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों संयोग से मैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का एक शॉर्ट वीडियो सुन रहा था। तो वो इसी से संबंधित था जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की जनगणना में लगभग 31 भाषाओं की बात होती है और जो दुनिया भर की जनगणना है, जो सर्वेक्षण है, उसमें 7,115 भाषाओं की बात होती है। और मजे की बात है कि 7,115 जो भाषाएं हैं, दुनिया के सर्वेक्षण में जिन भाषाओं की बात होती है उनमें 150 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या 1 से लेके अधिकतम 10 है। यानी कि जो 150 भाषाएं हैं उन भाषाओं में से किसी भाषा को 2 लोग बोलते हैं, किसी को 4, किसी को 6 और
अधिकतम को 10 लोग बोलते हैं। लगभग 5,500 से 6,500 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से भी कम। और मजेदार बात यह है कि 800 करोड़ की आबादी वाली ये जो दुनिया है, इस 800 करोड़ की आबादी वाली इस दुनिया में हिंदी बोलने वाले, हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो इस स्तर पे मुझे नहीं लगता है कि चिंता की कोई जरूरत है। इस स्तर पे मुझे नहीं लगता है किसी का माइक, मुझे लगता है कि ऑन है, थोड़ा उसको म्यूट कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ चिंता की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिस भाषा को दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लोग बोलते और उसमें संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो ये उस भाषा की ताकत को दर्शाता है। हिंदी की और संभावनाओं और उसकी ताकत की अगर हम बात करें तो आपको ये समझना होगा या आपके पास ये फैक्टर होगा भी कि गूगल पर सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली भाषाओं में से एक भाषा है हिंदी, जिसका कंटेंट अब गूगल पे उपलब्ध है या तेजी से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। यूट्यूब पर हिंदी कंटेंट देखने वाले दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और एक आंकड़े के मुताबिक 2018 की तुलना में 2023 में 400% अधिक यूट्यूब कंटेंट ज्यादा देखा गया है या बनाया जा रहा है या उसको देखा जा रहा है। भारत की 43% आबादी जो है उसकी जो मातृभाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार वह हिंदी है। और आप देखें कि एनआरआई और ये जो वैश्विक प्रणाली है उसमें 10 मिलियन से अधिक हिंदी भाषी लोग। तो ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है कि धीरे धीरे तकनीक, आने वाला समय या जो वर्तमान समय है ये तकनीक का दौर है और इस तकनीक के दौर में हिंदी कहीं ना कहीं इस तकनीक के साथ कदम ताल बिठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होनी है और उनके होने से इसका उत्तर विकास संभव हो सकेगा, उस पर आगे हम बात करेंगे। अभी एक बहुत रोचक तथ्य मैं पढ़ रहा था जब इस विषय की तैयारी कर रहा था, तो कुछ समय पहले आईआईटी बॉम्बे के कुछ छात्रों ने अपनी एक ऐप लॉन्च की थी। और बहुत मजेदार किस्सा है कि आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने जब अपनी ऐप लॉन्च की तो उन्हें उम्मीद थी कि वो ऐप अंग्रेजी में बनाया था कि अंग्रेजी में ज्यादा लोग जुड़ेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हिंदी वर्जन निकाला उस ऐप का तो यूजर्स की संख्या 3 गुना अधिक बढ़ गई। और बाद में उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा कि हमें पहली बार समझ में आया कि भारत की असली ताकत उसकी मातृभाषा में है और अधिकांश जो भारतवासी हैं वो अपना संवाद और अपनी बातचीत वो हिंदी भाषा में करते हैं। और मजेदार बात की है कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर के लोगों को यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि भारत एक बहुत मजबूत बाजार है निवेश के लिए, या किसी भी तरह की संभावनाओं को अगर टटोलना है तो भारत एक बहुत मजबूत और एक तरह से कहीं ना कहीं सुरक्षित और ताकतवर मार्केट है। इसलिए आप देखेंगे कि विदेशों में हिंदी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें उत्तरोत्तर प्रगति आ रही है, उसमें निरंतर विकास हो रहा है। अकेले संयुक्त अमेरिका में लगभग 40 से अधिक ऐसे संस्थान हैं जहां पे हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी सिखाई जाती है और हिंदी को लेकर के एक बहुत अच्छा माहौल वहां पे तैयार करने की कोशिश की गई है। आप देखें कि गूगल असिस्टेंट हो गया या एलेक्सा हो गया या सीरी हो गया, ये सब अब हिंदी में धीरे धीरे मौजूद है क्योंकि ये दर्शकों की और लोगों की मांग के हिसाब से इसको अपडेट किया जा रहा है। हिंदी कीबोर्ड आ गया है, ट्रांसलेशन के टूल्स आ गए हैं, हिंदी वॉइस टाइपिंग आ गई है, ये सब कुछ हिंदी में मौजूद है। यानी कि तकनीक और हिंदी का जो मेल है वो पहले की तुलना में बढ़ा है और बेहतर हुआ है। हालांकि अभी इसमें बहुत काम करने की संभावना है, बहुत सी ऐसी चीजें होनी है जिस पे काम होना है, उसके बारे में जब हम चुनौतियों का जिक्र करेंगे तो हम वहां लौटेंगे। लेकिन आप देखें कि ट्विटर पे लगभग 25% ऐसे भारतीय लोग हैं जो हिंदी में ट्वीट करते हैं, अपनी बात रखने के लिए वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पर हिंदी कंटेंट की पहुंच 120 मिलियन प्लस यूजर्स तक है। अब हिंदी के कंटेंट आप बहुत धड़ल्ले से देखते होंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम रील या फेसबुक रील्स जब आप देखते हैं या यूट्यूब रील्स भी आप देखते हैं तो
उसमें हिंदी कंटेंट की भरमार है, चाहे वो शेरो शायरी हो, चाहे वो कविताएं हों, चाहे वो ओशो के डायलॉग हों, या पुराने जो फिलोसफर थे उनकी बातें हों। तो एक बहुत बड़ी दुनिया हिंदी कंटेंट की यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ये उपलब्ध हो गई है। और एक तरह से इस उपलब्धता के बरक्स हिंदी का एक जो व्यावसायिक मूल्य है, उस व्यावसायिक मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई है। आप देखें कि विज्ञापन के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, ठंडा मतलब कोका कोला, या ये दिल मांगे मोर। तो आप हिंदी को दरकिनार करके या उसे विस्थापित करके बाजार की जो एक बेहतर व्यवस्था है या जो बेहतर संस्कृति है उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये हिंदी की ताकत है कहीं ना कहीं। एक बहुत प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर हुए रॉबर्ट चार्ल्स, जो कि अमेरिका से जिनका ताल्लुक है, और वो बहुत बड़े बिजनेस कोच और एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी आती है कि उन्होंने सोचा कि भारत में वो कुछ व्यापार और बिजनेस का ढांचा अपना शुरू करेंगे। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि कैसे भारत में व्यापार को ज्यादा मुनाफे में बदला जा सकता है। और उन्हें ये बात समझ में आई कि यहाँ की भाषा सीखनी होगी, और उन भाषाओं में भी हिंदी भाषा, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। आप दक्षिण भारत में भी चले जाएं, उनकी अपनी भाषाएं हैं, जन भाषाएं हैं उनकी अपनी, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही इस्तेमाल होता है। मैं कुछ साल पहले दक्षिण भारत गया था, और ये बात 2018 की है, आज से 6-7 साल पहले। और मुझे कोई समस्या नहीं आई कि आप सड़कों के किनारे, होटल में, रेस्तरा में सामान्य लोगों से अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो वो कुछ लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे और कुछ लोग टूटी फूटी हिंदी में भी वो संवाद करते हैं। ये एक भ्रम मेरा टूटा था कि अगर आप वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे दक्षिण भारत में जाके, या दक्षिण भारतीय भाषाएं आपको नहीं आती हैं, तो दक्षिण भारत में आप संवाद नहीं कर पाएंगे। जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, या उसके अलावा भी, मैं कन्याकुमारी गया, मैं कर्नाटका गया, मैं ओलप्पी गया, तमिलनाडु गया, हर जगह गया, और वहां पे मुझे एक बात समझ में आई कि भारत की वास्तविक संपर्क भाषा जो है वह हिंदी है। चाहे आप बंगाल चले जाएं, कहीं आप चले जाएं, लोग काम चलाने भर की हिंदी जानते हैं। तो रॉबर्ट चार्ल्स ने एक जो अपनी कहानी शेयर की, वो बहुत जोरदार कहानी थी कि उन्होंने कहा कि निवेश करना जब शुरू किया भारत में तो उन्होंने सबसे पहले हिंदी सीखने की कोशिश की, और धीरे धीरे वो हिंदी सीखने लगे। और क्योंकि चुनौती भी आई हिंदी सीखने में, लेकिन जब वो हिंदी सीख गए तो एक साल में वो इतने सहज हो गए, 1-2 सालों में, कि जो ग्राहक थे उनसे वो सीधे हिंदी भाषा में संवाद करने में वो कामयाब हुए। और धीरे धीरे उनके उत्पादों की जो बिक्री है वो 250% तक बढ़ गई, क्योंकि ग्राहकों से जब वो हिंदी में बात करते थे, उनकी भाषा में बात करते थे, तो ग्राहक उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। और उन्होंने कहा कि व्हेन आई स्पोक इन इंग्लिश आई सोल्ड प्रोडक्ट, बट व्हेन आई स्पोक इन हिंदी आई बिल्ड ट्रस्ट। कि जब मैंने हिंदी में बात की तो मैंने ग्राहकों के साथ एक भरोसे और विश्वास का रिश्ता जोड़ा, और मेरा व्यापार बहुत आगे बढ़ा। तो आप देखें कि व्यावसायिक मूल्यों की भी भाषा धीरे धीरे हिंदी बनती चली जा रही है। इसके अलावा और जो हिंदी की ताकत है, जो शक्ति है, उसमें आप मनोरंजन उद्योग को आप देख सकते हैं कि मनोरंजन उद्योग कैसे, जो बॉलीवुड फिल्में हैं या जो बॉलीवुड संगीत है, वो कैसे पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर के तौर पे काम करती हैं, ये भारतीय फिल्में या भारतीय संगीत। और उस एम्बेसडर को कौन रिप्रेजेंट करता है ठीक से, कौन ठीक से प्रस्तुत करता है, वो हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी बॉलीवुड फिल्मों या बॉलीवुड संगीत का पूरी दुनिया में इतनी धूम है कि बहुत लोग पसंद करते हैं, और इस वजह से भी वो हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी समझना चाहते हैं। हॉलीवुड की तुलना में 3 गुना अधिक फिल्में हिंदी की बॉलीवुड में बनती हैं। और अभी आप देखें, रिसेंटली एक रिसर्च आया था कि दंगल और जो बाहुबली जैसी फिल्में हैं, इन्होंने पूरे मध्य एशिया से लेके और बाहर कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया, और ये फिल्में देखी गई। और इसमें से ये कुछ फिल्में हिंदी में भी देखी गई, एकदम हिंदी में देखी गई, ऐसा नहीं कि इनका डबिंग भी किया गया। हिंदी यानी कि हिंदी के दर्शक, हिंदी फिल्मों के दर्शक दुनिया भर में भी मौजूद है। और आप देखें कि जितने भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, इन सब पे 45%, 45% कंटेंट जो है वो अभी भी हिंदी में उपलब्ध है। और ऐसी कितनी ही वेब सीरीज हैं, ऐसी कितनी ही फिल्में, जैसे मिर्जापुर आई थी, पाताल लोक आया था, ऐसी जो वेब सीरीज है, इनकी काफी चर्चा पूरी दुनिया में है।
तो बॉलीवुड जो फिल्में हैं या जो बॉलीवुड संगीत है वो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और विचारों की एक तरह से संवाहक है। उस संवाहन को प्रस्तुत करने का जो सबसे बढ़िया जरिया है वो हिंदी भाषा है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, जब मैं एमफिल का स्टूडेंट था, 2015-16 की बात है, तो एक बहुत मजेदार वाकया हुआ कि मेरे शोध निर्देशक थे आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय, और उनके निर्देशन में मैं एमफिल कर रहा था। तो उनसे मिलने एक श्रीलंका की विद्यार्थी आई, छात्रा आई अपने पति और अपने बेटे के साथ। उनके पति जो थे वो नेवी में ऑफिसर थे, उनका बेटा अधिक से अधिक 7 साल 8 साल के बीच रहा होगा। और आते ही सर के ऑफिस में आते ही उन्होंने अपना परिचय दिया और साष्टांग होकर के उन्होंने प्रणाम किया। सब मना कर ले कि ऐसे मत करो, आप ऐसे नमस्ते करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को ऐसे दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। और थोड़ी देर तक वो बैठी और उन्होंने कहा कि श्रीलंका के किसी उपन्यासकार, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ सिल्वा करके थे, उनके और प्रेमचंद के उपन्यासों के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन इस विषय पे वो काम कर रही हैं, और उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से कुछ मदद चाहिए, कुछ किताबें उन्हें चाहिए। तो थोड़ी देर की बातचीत के बाद सर ने कहा कि प्रशांत, तुम इनकी मदद करो, किताबें वगैरह दिलवाओ लाइब्रेरी से, या फिर दरियागंज या और जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं वहां से भी जो भी संभव हो। तो मैं पूरे दिन उनके साथ रहा, और पूरे दिन जब मैं उनके साथ रहा तो उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर जो वो महिला थी जो अपने पति के साथ थी, उन्होंने बताया, वो तो बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी और उनके पति थोड़ी बहुत समझते थे। उन्होंने कहा कि सर, मेरा एक बेटा है छोटा सा 7-8 साल का, ये हिंदी बोलता नहीं है लेकिन हिंदी गाने बहुत अच्छे तरीके से गाता है, और कहता भी है कि मुझे हिंदी गाने इतने पसंद हैं, अक्षय कुमार मुझे इतना पसंद है, मुझे किशोर दा इतने पसंद हैं कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। और मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने निवेदन किया कि कुछ आपको आता है तो सुनाइए। तो उस लड़के ने ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये मेरा ये जूता है ये जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, ये इस तरह के इतने शानदार शानदार गाने सुनाए। और ये भी बताया उन्होंने कि मेरा बेटा हिंदी सीखना चाहता है क्योंकि वह इस भाषा की मिठास को, जो बॉलीवुड का जो संगीत है उसमें जो दर्ज मिठास है, उसे वो समझता है और काफी बेहतर ढंग से ये बोलना चाहता है, कहना चाहता है। तो आप देखें कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों में, चाहे वो व्यवसाय का मामला हो, चाहे वो फिल्म संगीत जगत का मामला हो, इन सब रूपों में हिंदी धीरे धीरे विस्तार पा रही है। हिंदी में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी है धीरे धीरे। ठीक है, पहले की तुलना में अब रोजगार की संभावना बढ़ी है। हिंदी छात्रों के पास रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं, जैसे ब्लॉगर, कंटेंट राइटिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट वगैरह वगैरह। यूट्यूब कंटेंट आप बना सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके थोड़ा सोशल मीडिया के आ जाने से ये सब प्रभाव बढ़ा है। लेकिन इन सब महत्वपूर्ण बातों और इन सब सकारात्मक चीजों के बावजूद भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और चिंतनीय बातें हैं जिन पे चर्चा, बातचीत और संवाद की निरंतर गुंजाइश है। ये सवाल है कि वर्तमान परिदृश्य के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या क्या चुनौतियां हैं हिंदी के सामने। उसमें सबसे पहली बात आती है कि क्या हिंदी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक संवाद की भाषा बन पाएगी। ठीक है, क्या हिंदी को बोलचाल की भाषा से ऊपर उठाकर ज्ञान विज्ञान की भाषा हम बना सकते हैं। और तीसरी बात कि शिक्षा और रोजगार में हिंदी का अभी उतना वर्चस्व नहीं है। आप देखें कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि आजादी के इतने सालों के बावजूद भी उच्च शिक्षा जो है हमारे यहाँ, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, यहाँ पे हिंदी की उपस्थिति ना के बराबर है और बहुत निराशाजनक स्थिति है। आईआईटी, मेडिकल, मैनेजमेंट और लॉ की जो पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में होती है, और यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तकें भी अंग्रेजी में उपलब्ध उसकी नहीं है। हालांकि अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है और इसके लिए मुबारकबाद बनता है कि मध्य प्रदेश एक पहला राज्य बना है भारत का जहां मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग की किताबें हिंदी में बनाई गई हैं, और वहां पे मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में किया जाना तय किया गया है। हालांकि इसके बड़े कारण हैं, औपनिवेशिक कारण है कि हम लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहे, गुलाम रहे, बहुत तरह की बातें की जा सकती है।
लेकिन मेरी समझ ये है कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, चाहे आप रूस में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, चाइना चले जाएं, उन उन देशों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो अपनी भाषाएं हैं, जब मैं हिंदी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ हिंदी की नहीं, मैं भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूं। वहां की जो शिक्षा है, वहां अपनी भारतीय भाषाओं में, सॉरी, वहां की जो पढ़ाई लिखाई है वो उनकी अपनी भाषा में है, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो मैनेजमेंट की पढ़ाई हो। और जाहिर सी बात है कि बच्चे जो होते हैं, मौलिक विचार, मौलिक चिंतन या मौलिक प्रतिभा जो है वो अपने अपनी भाषा में प्रकट होती है। हम और आप जब ख्वाब देखते हैं, नींद आती है, जब सपने आते हैं, तो सपने कभी हमें अंग्रेजी में नहीं आते। वो सपने मुझे तो या तो भोजपुरी में आते हैं क्योंकि मेरी माटी की भाषा भोजपुरी है, या तो हिंदी में वो सपने आते हैं। अंग्रेजी में मुझे कभी सपने नहीं आए। थोड़े समय तक मैंने फ्रेंच भी पढ़ने की कोशिश की, फ्रेंच भी सीखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी फ्रेंच में सपना नहीं आया, अंग्रेजी में सपना नहीं आया। तो जो भाषा आपके व्यवहार और आपकी सोच की भाषा है, उसी भाषा में आप चिंतन करते हैं और उसी भाषा में आप बेहतर रच सकते हैं, बेहतर आप निर्माण कर सकते हैं। मेरे एक परिचित थे, उनकी एक बेटी यूक्रेन में मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं वहां पे मेडिकल साइंस? तो उसने कहा कि यूक्रेन में यूक्रेनी भाषा में पढ़ाते हैं मेडिकल साइंस। मैंने, क्यों? अंग्रेजी में पढ़ा सकते थे तो बहुत आसान था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले 1 साल ये अनिवार्य है कि आप यूक्रेनी भाषा सीखेंगे, उसके बाद जो 4 साल की पढ़ाई होगी वो आपको मेडिकल साइंस की वो उसी भाषा में होगी। अगर हमारे देश में भारतीय भाषाओं में टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, चाहे वो मेडिकल साइंस के हो, चाहे वो लॉ के हो, अगर इसकी शुरुआत की जाए तो मुझे लगता है कि हिंदी की या भारतीय भाषाएं, हिंदी जब मैं कह रहा हूं तो उसके साथ साथ भारतीय भाषाएं भी है, हिंदी और भारतीय भाषाओं की स्थिति और बेहतर बनेगी। क्योंकि जिस भाषा का वर्चस्व रोजगार में होता है, रोजगार में जो भाषा ज्यादा वर्चस्व और शक्तिशाली होती है, उस भाषा की तरफ जाहिर सी बात है झुकाव लोगों का बढ़ जाता है और वह अपना महत्व बना लेती है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो ऐसा कहते हुए अंग्रेजी से किसी शिकायत जैसी कोई बात नहीं है। भाषा हमें सीखनी चाहिए, हमें अंग्रेजी आनी चाहिए और अंग्रेजी समझना जरूरत है आज की, क्योंकि ग्लोबल कंटेंट की जब भी हम बात करें तो जितने ग्लोबल कंटेंट अंग्रेजी में अभी उपलब्ध है उतने किसी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब भाषाई अस्मिता और सम्मान की बात आती है तो हमें अपनी भाषा से प्रेम करना, अपनी भारतीय भाषाओं से प्रेम करना, ये हमारा दायित्व बनता है और ये हमारा एक तरह से राष्ट्र धर्म भी है। तो अपनी हिंदी क्या है, आजकल एक बड़ी मानसिकता भी बन गई है। मैं देखता हूँ कई सारे स्कूलों में मैं जाता रहता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि एक मानसिकता है, बड़े फक्र से, बड़े गर्व से पेरेंट्स या माता पिता कह देते हैं कि अरे हमारे बच्चे की हिंदी बहुत कमजोर है। और ऐसा कहते हुए उनको कोई सिकन नहीं होती, कोई निराशा नहीं होती। तो कायदे से जो हमारी जो मातृभाषा है, हालांकि एनईपी जो आया है, एनईपी 2020, इसमें इस बात का प्रावधान है, इस पे काफी क्लॉजेज हैं, काफी इस तरह की बातें की गई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है, कैसे इसके परिणाम आते हैं, कि मातृभाषाओं में हमें शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जब ये अपनी भाषा की बात आती है, भाषाई अस्मिता, रोजगार और शक्ति की बात आती है, तो हमें निश्चित रूप से इस बारे में पहल करनी चाहिए कि कैसे हम भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम निर्माण कर सकें। अब यहाँ पे एक सवाल आता है शब्दावली की, पारिभाषिक शब्दावलियों की और उनकी जटिलताओं की। तो इसमें मैं एक बात समझता हूं कि वैसे भी हमारी जो नई पीढ़ी है वो इंग्लिश बोल रही है, वो तो एकदम शुद्ध शुद्ध हिंदी तो बोल नहीं रही है ना। हिंदी और अंग्रेजी मिक्स कल्चर है, इंग्लिश बोल रही है। तो कम से कम शुरुआती दौर में जो टर्म्स हैं, जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, वो अंग्रेजी की हूबहू ले ली जाए, वैसे की वैसी ले ली जाए, या आसान हिंदी जिसे आप इंग्लिश कह सकते हैं, उस तरह से पाठ्यक्रम और उस तरह से किताबों का निर्माण किया जाए, तो कम से कम ये भी एक बहुत सकारात्मक पहल होगी। क्योंकि एकदम से तत्सम शब्दावली वाली हिंदी में हम पाठ्यक्रम बना देंगे और इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने लगेंगे, तो हो सकता है कि वो एक बोरियत पैदा करे, या हो सकता है कि वो चुनौतीपूर्ण लगे। तो धीरे धीरे हमें इस दिशा की तरफ बढ़ना होगा और इस पे सरकारों को और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बौद्धिक वर्ग हैं, उनको इस पे बहुत एक तरह से
चिंतन करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि कैसे भारतीय भाषाओं में, जो बड़ी चुनौती मुझे सबसे अधिक लगती है, कि भारतीय भाषाओं में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी पढ़ाई हो सके और उनका पाठ्यक्रम निर्माण हो सके। इसके लिए जरूरी है कि डिजिटल लर्निंग एप्स को और यूट्यूब चैनल्स को हिंदी में तैयार किया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएं ताकि कैसे वो आसान से आसान हिंदी में इस तरह की चीजों को पढ़ाएं। और कॉरपोरेट सेक्टर में भी हिंदी को अनफिट माना जाता है, तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी कैसे चलताऊ हिंदी या ऑफिशियल कुछ पॉलिसीज इस तरह की बनाई जाए कि वहां पे हिंदी को स्वीकार किया जाए। तो ये एक मजेदार बात हो सकती है और ये एक चुनौती है, और इस चुनौती को संभावनाओं में तब्दील किया जा सकता है। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे कि एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल अभी हिंदी में उस तरह से नहीं है, उसका अभाव है। जो एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स, वो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी का भी बहुत कमजोर है, उसे बेहतर करने की जरूरत है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग में हिंदी पीछे है, तो दुनिया की 95% जो कोडिंग भाषाएं हैं वो सब की सब वो अंग्रेजी आधारित हैं। हमारे आईआईटीज में हिंदी में कोडिंग सिखाने की कोई पहल नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो इन सब चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पे एक संवाद, एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। तब जाकर के जो दुनिया के बाकी सारे देश हैं जो अपनी भाषाओं को लेकर के बहुत सतर्क हैं और बहुत चिंतनशील हैं, तो और अपनी भाषाओं में किस तरह से वो प्रोफेशनल कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं और कैसे उनकी प्रतिभाएं वही हैं। हमारी प्रतिभाओं के पलायन करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर वो दुनिया के बाकी सारे देशों में निकल जाते हैं। तो हम अपनी प्रतिभा और अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने देश के लिए कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि हम हिंदी और भारतीय भाषाओं में इस तरह के कोर्सेज वगैरह का निर्माण कर सकें। सरकारी स्तर पे बहुत सारी उदासीनताएं देखने को मिलती हैं। अब आप सब जानते हैं कि जब हिंदी पखवाड़ा आता है सितंबर में, तो पूरे जोर शोर से हिंदी हमारी है, हिंदी से हमें बहुत प्यार है, 50 तरह की बातें की जाती है, हिंदी में काम करने के प्रोत्साहन की बात की जाती है। लेकिन फिर वो जैसे ही वो पखवाड़ा खत्म होता है, हम फिर वापस उसी ढर्रे पे चले आते हैं। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में अभी हिंदी का उतना प्रयोग नहीं होता है, ना के बराबर है, कहीं कहीं एक दो जगह पे संभवतः होता है। और जो जनता है, जो जिसकी समस्या है, वो ये समझ ही नहीं पाता है कि क्या बहस हो रही है और क्या न्यायाधीश महोदय क्या निर्णय दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो न्यायालय की भाषा भी भारतीय जन भाषाएं हो सके, इस पे कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। कम से कम वह भाषा तो जरूर हो सके, हिंदी की बात मैं कर रहा हूं, जिससे ज्यादा बोलने, सुनने और पढ़ने वाले लोग हैं। राजभाषा नीतियों को ठोस तरीके से लागू करना होगा। ठीक है, सरकारी वेबसाइट और फॉर्म्स वगैरह हिंदी अंग्रेजी दोनों में अभी बनाने पड़ेंगे, ताकि धीरे धीरे लोग उसको लेकर के सहज हो सके। और सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित करना, इस तरह के जरूरी कदम उठाने होंगे। और मैं समझता हूं कि अभी जो वर्तमान समय में हिंग्लिश का जो चलन है, इसको लेकर के बहुत लंबी बातचीत और संवाद हो सकता है, पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंग्लिश जिसको कि हम भाषा की शुद्धता में एक चुनौती के तौर पे देखते हैं, मुझे लगता है कि उसे हम एक अवसर के तौर पे भी देख सकते हैं कि गंभीर साहित्यिक लेखन और चिंतन जो सृजन है वो तो परिनिष्ठित हिंदी में हो ही रहा है, आगे भी वो होता रहेगा, और उस तरफ कम रुझान है युवाओं का। लेकिन अभी आप देखें कि ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म, स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह आ जाने से, कई सारे शोज वगैरह आ जाने से, इसमें थोड़ी गति आई है, हिंदी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है। और वो रुझान किस तरह की हिंदी का है? बहुत सामान्य सी हिंदी का है, जो हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी के साथ जो हिंदी का हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश को एक सीढ़ी मानना चाहिए, मंजिल नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी अगर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं कि हम इंग्लिश को रिप्लेस करके एकदम शुद्ध हिंदी का प्रचलन बढ़ा दें और कुछ इस तरह से रातों रात कोई बहुत कमाल जैसी चीजें हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। तो इसे कैसे हम पॉजिटिव वे में लें? अब देखिए कि इंग्लिश के जरिए हिंदी के बहुत से शब्द ना दुनिया भर में बहुत प्रचलित हुए हैं। जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि दिल से, जुगाड़, देसी वाइब, ये हिंदी के सारे शब्द हैं और ये इंटरनेट पे वायरल शब्द हैं, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल अलग अलग भाषा के लोग कर रहे हैं। तो जिन लोगों की हिंदी कमजोर होती है या जिन लोगों की अंग्रेजी कमजोर होती है, उन लोगों के लिए इंग्लिश क्या है? एक ब्रिज की तरह है, टूटी फूटी भाषा में ही सही, पर वो संवाद तो वो कर पा रहे हैं। कोई विदेशी जब हिंदी सीखता है तो वो इंग्लिश के माध्यम से ही सीखता है।
क्योंकि इंग्लिश में साहित्यिक गंभीरता नहीं है, गहराई नहीं है और संवेदनशीलता पूरी तरह से नहीं आ सकती, ये उसकी एक सीमा है। इसलिए इंग्लिश का जो इस्तेमाल है वो हिंदी में रुचि जगाने के एक टूल्स के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और हिंदी से जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि तोड़ने के लिए। अगर हम हतोत्साहित करेंगे, अगर हम बहुत शुद्धतावाद को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो फिर नई पीढ़ी या जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो हतोत्साहित होंगे। तो हमें इंग्लिश को एक एज ए टूल्स इस्तेमाल करना है कि कैसे, जैसे कि पाठ्यक्रमों में अगर हम इंग्लिश में अगर हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो धीरे धीरे ही सही इसका प्रचलन बढ़ेगा और इसका विस्तार बढ़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि इंग्लिश वह दरवाजा है जिससे नई पीढ़ी हिंदी के कमरे में दाखिल हो सकती है, या दाखिल करने की गुंजाइश तो जरूर दिखती है। पर अगर हम उन्हें दरवाजे पर ही रोक देंगे, अगर हम उन्हें आने ही नहीं देंगे, तो मंजिल तक कैसे कोई पहुंच पाएगा, कैसे हम उसके विकास की आधारशिला रख पाएंगे। तो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है। और अंग्रेजी हमारे देश में एक मानसिकता है, एक क्लास है, उससे थोड़ा बचना होगा। तो उससे बचने के लिए मुझे ये लगता है कि हमें अपनी भारतीय भाषाओं के प्रति गौरव का जो एक भाव है वो हमेशा खुद में जागृत करता रहना होगा। मैं अपनी बात बताऊं कि जब तक मुझे बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, मैं हिंदी में बातचीत करता हूँ, बहुत सहज रहता हूँ। काम भर की अंग्रेजी आ जाती है, टूटी फूटी अंग्रेजी, लेकिन मैं बहुत सहज हूं और मुझे इसको लेकर के कोई मलाल नहीं है। जबकि आप देखें कि भारत में आप पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में हैं, और भारतीय भाषाओं को लेकर के अगर आपके मन में हीन भावना है या आप उसको लेकर के गौरव और गर्व की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। और इसके लिए हम सबको काम करना होगा। इसके लिए कैसे हम हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं या हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कैसे हम आमूल चूल परिवर्तन कर सकें, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। और भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है, हिंदी को कैसे बेहतर बनाने की दिशा में हम कैसे सशक्त हिंदी को बना सकते हैं, तो कुछ चीजों का विकास करना होगा। सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि कैसे हिंदी रोजगार की भाषा बने देश में, कैसे हिंदी और भारतीय भाषाएं शिक्षा व्यवस्था की भाषा बने, सपने की भाषा बने, इस पे हमें बहुत प्रयास करना होगा। इसके लिए सरकारों को, स्टेक होल्डर्स को, राज्य सरकारों को एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा जिस मैकेनिज्म के तहत ये विकास प्रक्रिया आगे बढ़े। AI टूल्स वगैरह का विकास हिंदी में करना होगा। हालांकि बहुत सारी चीजें आ गई हैं, चैट GPT से लेके बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो हिंदी में अच्छे कंटेंट दे देते हैं और काम भर की चीजें वहां पे आपको मिल जाती है। जो नई शिक्षा नीति है उसको देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे 2020 तक में जो ये नई शिक्षा नीति आई थी उसको जब हम व्यापक तलब फलक पे उसका परिणाम देखते हैं वो कैसे लागू होती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हिंदी पुस्तकों का डिजिटलीकरण करना होगा। ठीक है, IIT, JEE, नीट, इस तरह की जो पढ़ाइयाँ होती है वो इंग्लिश में या हिंदी में उसकी शुरुआत करने की पहल करनी होगी। रोजगार और अर्थव्यवस्था से हिंदी को जोड़ना होगा। प्रोफेशनल कोर्सेज हिंदी में डिजाइन करने होंगे, भारतीय भाषाओं में डिजाइन करने होंगे। हिंदी फ्रेंडली या भारतीय भाषाओं से फ्रेंडली जो ऑफिस पॉलिसी है उसको बनाना होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर को में हिंदी को लेकर के थोड़ा उत्साह जगाने की जरूरत है। और ऐसे में मुझे लगता है कि युवाओं की बहुत भूमिका है कि कैसे वो सोशल मीडिया से लेके और स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो हिंदी में करें, हिंदी में स्टार्टअप्स करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हिंदी क्रिएटर्स को कैसे सपोर्ट सिस्टम एक बने, उसका एक मैकेनिज्म डेवलप हो सके। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो कुछ गंभीर चीजें हैं उस पर अगर हम काम करेंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में बोलचाल की भाषा से ज्ञान विज्ञान की भाषा हम हिंदी को बना पाने में कामयाब हो सकेंगे और तकनीकी नवाचार को हिंदी से जोड़ सकेंगे और फिर हिंदी विकसित हो सकेगी। शिक्षा और रोजगार में हिंदी को समान अवसर मिलेगा, शिक्षा की भाषा बनेगी हिंदी व्यापक स्तर पे। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हिंदी का जो यथेष्ट है वो हिंदी प्राप्त कर सकेगी। मुझे लगता है कि कार्यक्रम देर से शुरू होने के बावजूद भी मैंने काफी लंबा बोल दिया और मैंने सोचा था कि मैं 35 से 40 मिनट तक ही बात रखूंगा ताकि फिर हम थोड़ी देर संवाद कर सकें। तो मैंने जो जो मैं चाहता था कि हिंदी कहाँ, और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो हिंदी का भविष्य जब ऐसा होगा तो भविष्य की हिंदी जाहिर सी बात है वो बहुत ताकतवर हो जाएगी, बहुत सशक्त हो जाएगी। भविष्य की हिंदी को लेकर के हमें शुद्धतावाद का जो एक वो रिजिडनेस है थोड़ा, उसको छोड़ना पड़ेगा। हमें इंग्लिश को युवाओं तक हिंदी को पहुंचाने की एक खिड़की के तौर पे देखना होगा। आप देखें कि इंस्टाग्राम आ जाने की वजह से या रील्स की वजह से आ जाने से इस बार गुनाहों का देवता लाखों विद्यार्थियों ने पढ़ा है।
क्योंकि धर्मवीर भारती का वो शती वर्ष था, तो उस शती वर्ष था या उस उपन्यास को लेकर के कुछ ऐसा कार्यक्रम चल रहा था, तो उससे वो रील इतने पॉपुलर हुए कि वाणी प्रकाशन के यहाँ मैं था, बैठा हुआ था, तो मुझे वहीं बताया गया कि अप्रत्याशित रूप से युवाओं ने जो खरीद के जो प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वहां पे अप्रत्याशित रूप से उसकी बिक्री हुई है। और उस बिक्री का कारण क्या था कि जो रील्स वायरल हुए, जो कंटेंट वायरल हुए, सुधा और चंद्र की प्रेम कहानी के जो कुछ किस्से वायरल हुए, ठीक है, छोटे छोटे अपने अपने ढंग से, तो उसने प्रेरित किया युवाओं को उस किताब, उस उपन्यास को पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो टूल्स हैं, उन टूल्स में हमें थोड़ी उदारता बरतते हुए और हिंदी के प्रति प्रेम जगाना होगा, अपने भीतर प्रेम रखना होगा और आगे बात करनी होगी। मुझे इस मंच पे उमेश जी ने बुलाया, भरोसा जताया कि मैं आऊं और इस पे अपनी बात रखूं। मैं बहुत हृदय से आपका शुक्रगुजार हूं उमेश जी। आदरणीय जयशंकर सर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि हम छोटे बच्चों में आप जैसे बड़े लोग, अनुभवी लोग यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, तो हमारा भरोसा बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सर, आपको मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं इस मंच से कि आपने मुझे बुलाया, अवसर दिया और मैं अपनी बात रख सका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी और मेरे बहुत प्रिय लोग भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हालांकि मुझे बाद में ये पता चला कि रजिस्ट्रेशन से लिंक नहीं जाता है गूगल मीट का। मुझे ये समझ में बात आई थी कि जो लोग भी रजिस्टर करेंगे उन्हें स्वतः लिंक चला जाएगा, तो वो लास्ट मोमेंट में मुझे पता चला कि नहीं, वो भेजना पड़ेगा। तो मैंने बहुत कुछ चुनिंदा अपने प्रिय लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने को कहा। मेरे विद्यार्थी हैं और सारे लोग जुड़े हैं और मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए सुनने के लिए और ये कार्यक्रम इस तरह से मुकम्मल हो सका। आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय। वास्तव में मैं अभी तक आपको YouTube पे ही सुना था और जितनी सहजता सरलता से आप अपनी अभिव्यक्ति करते आए हैं, विशेष रूप से हमारे जो युवा अध्येता होते हैं उन तक, उनके दिलों तक अपनी बात पहुंचाने की जो आपकी शिक्षक शैली है, जो शिक्षा प्रदान करने वाली शैली है, आज उससे हम आभासी पटल के माध्यम से आज हम रूबरू हुए हैं। और इस जो गूढ़ विषय था भविष्य की हिंदी और हिंदी का भविष्य, आपने अनेकों पहलुओं को हमारे जितने भी श्रोता, जितने अध्येता, जितने विद्वान आज जुड़े हैं इस आभासी पटल से, आपने उनको रूबरू कराया। मैं उन्हीं की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा क्योंकि समय अपनी तीव्र गति से चल रहा है। मैं चाहूंगा कि जितने विद्वान आज जुड़े हैं इस पटल पर, अगर उनकी कोई जिज्ञासा है तो आप अपने प्रश्नों को रखें, ताकि प्रशांत सर अभी हैं और आप लोगों को यथासंभव मार्गदर्शन मिलेगा। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रुचिकर है। मुझे उम्मीद है कम से कम 8-10 प्रश्न, 8-10 जिज्ञासाएं तो आप लोगों की तरफ से आनी चाहिए, तभी हमारे इस कार्यशाला का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा होगा। अगर कोई जिज्ञासाएं हैं तो बेहिचक आप लोग रखें, संक्षेप में रखें। जिज्ञासा के अलावा आप कोई टिप्पणी भी करना चाहते हैं तो टिप्पणी भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि कोई बात और इस व्याख्यान को या इसमें कुछ और चीजें जोड़ सकती हैं तो आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। नमस्कार सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ, आवाज आ रहा है, आप बोलें। सर, मैं बस एक बात ही जोड़ना चाहूँगी। कोई प्रश्न तो नहीं है मेरे मन में, क्योंकि सर के लेक्चर्स मैं लगातार सुनती रहती हूँ और ऐसा नहीं है, आपकी लगभग जो जिज्ञासाएं शुरुआत में होती हैं वो अंत तक शांत हो जाती हैं, तो प्रश्न पूछने की ज़रूरत पड़ती नहीं। बस मैं एक बात यही रखना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि अभी कॉलेजेस में पढ़ाते हुए या टीचर के तौर पर हिंदी के प्राध्यापकों को भी अपनी तरफ से ये करना चाहिए कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके माध्यम से खुद को इस तरह से जोड़ें कि जो नए बच्चे हैं, जैसे अभी जो ग्रेजुएशन पे बच्चे आ रहे हैं, उन्हें हम नई तकनीक के माध्यम से पढ़ा सकें, ताकि उन्हें भी ये लगे कि हम और उनके बीच कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनके टीचर्स पुराने हो रहे हैं या उन्हें नई चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो वो हमसे जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते। तो चाहे वो एलेक्सा हो, चाहे वो कोई भी नया AI आ रहा हो, आपको उससे जुड़ना होगा। जब बेशक से आपको उसके लिए अंग्रेज़ी सीखनी पड़े या कोई भी भाषा किसी के माध्यम से भी सीखना हो, तो हमें भी खुद को उससे जोड़ने की ज़रूरत है, न केवल नई पीढ़ी को समझने के लिए बल्कि नई दुनिया को समझने के लिए हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं से भी हमें जुड़ना होगा।
बस सर मैं यही जोड़ना चाहती थी। बहुत थैंक बहुत यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छा कहा कि नई तकनीक की आवश्यकता है। हम पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू ये इस तरह से दिखा सकें, जब हम किसी कविता पे बात करें, अगर पहाड़ों की बात हो उस कविता में, समुद्र की बात हो, तो वो दृश्य आए, कैसे हम उसे रोचक बना सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छा कहा। जी बिल्कुल। अन्य कोई श्रोता? सर पूर्णिमा जी? नमस्कार, मैं डॉक्टर रोबी। जी मेरी जी आवाज आ रही है मुझे जी सर? जी, जी जी, नमस्कार नमस्ते नमस्कार रवि नमस्ते। मैम। सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी हूँ, प्रोफेसर कुमुद शर्मा के अंडर 2018 में। आप मेरे परिचय में हैं मगर हम मिले नहीं कभी सर, और आप मेरे जूनियर भी रहे हैं। जी तो मैम। तो वो तो एक दूसरा कारण है। मैं जो बात रखना चाह रही थी, और बहुत समय से मैं उमेश सर से संपर्क में थी कि आपको बुलाया जाए, और अच्छा लगा बहुत। आपने बहुत गूढ़ता से विषय को समझाया रखा। सर सबसे जो जरूरी मुझे लगता है ना कि आत्म गौरव की भावना बनना हिंदी को लेकर, जी सबसे बड़ा कारण हिंदी के पिछड़ने का अपने देश में, मैं मानती हूँ कि यही है। जी और बिल्कुल। आप तो इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हम सब हिंदी से ही जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर। तो और हमें अच्छा लगा कि सर आप इसमें काम कर रहे हैं, और आगे भी सारे लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे तो हिंदी तीसरी नहीं पहले स्थान पर जानी जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं बढ़िया। बस और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, और मैं बाबू सर का बहुत बहुत आभार जताती हूँ कि इस मंच के माध्यम से हम बहुत सारे विद्वान लोगों से जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अपना ज्ञान का निरंतर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो उमेश सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप इतनी मेहनत करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो सबसे पहले तो आप उस के हकदार हैं। तो आपका भी सर बहुत बहुत आभार, आप आए, मंच को सुशोभित किया। बाबू सर का भी आभार, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर नमस्कार, मैं मेघना राय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ हिंदी पर। आज का व्याख्यान बहुत अच्छा रहा सर। सर मेरी एक मैं सोचती हूँ जैसा कि जैसे हाई स्कूल में सीबीएसई बोर्ड ने हिंदी और फ्रेंच संस्कृत इसमें ऑप्शन रख दिया। इससे बेहतर होता यदि वो फ्रेंच भाषा अच्छी है, जाननी जरूरी है, लेकिन अगर ये दक्षिण भारत की कोई भाषा इधर अनिवार्य कर दे। ऐसे नई बिल्कुल। शिक्षा नीति में आया है ये सर, लेकिन ये हम लोग को देखिए, वो जो बच्चा 9-8 तक हिंदी पढ़ रहा है, वो अचानक से फ्रेंच, हिंदी और संस्कृत में ऑप्शन सोचेगा, वहीं पर हिंदी की स्थिति अपने आप गिर जा रही है। इससे बेहतर बिल्कुल आप तमिल, बिल्कुल। तेलुगु, मलयालम ये सब रख दीजिए। हम लोग के आपसी में जो दुराव है जी ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, वो एक जगह कम हो जाएगा। उधर हिंदी उधर भी अनिवार्य कर दे दक्षिण भारत में, हम सब एक दूसरे की भाषा, उपन्यास सब पढ़ने में सर इजी हो जाएगा हमारे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही। हालांकि ये मेरे व्याख्यान में था भी एक जगह, जिसे मैं कहना चाहता था, किसी वजह से नहीं कह पाया। जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, तो ये जो भाषा थोपने जैसा नहीं होना चाहिए। किसी भाषा को हम किसी के ऊपर थोप दें। आप देखिए, हिंदी का विरोध दक्षिण के कई राज्यों में होता है, वो करते जी चले सर। आ रहे हैं। इसको लेके हम एक बहुत सौहार्दपूर्ण एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं कि दक्षिण भारत की कुछ भाषाएं, जो जनभाषाएं, वो हम उत्तर भारत में भी सिखाएं, उत्तर भारत के लोग भी उसे सीखें। जी ठीक है। और हमारे हिंदी को वहां के भी लोग सीखें। ये बात तो है कि पूरे देश में अगर संपर्क भाषा अगर कोई है तो वो हिंदी ही है। लेकिन जी जब हम अपनी भाषा, हिंदी भाषा को व्यापक स्तर पर ले जाने की बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी कि दक्षिण की भाषाएं भी हम सीखें, उत्तर भारत में पढ़ाई जाए कुछ एक भाषाएं, और यहाँ वहां पढ़ाया जाए। तो ये जो मामला है, जो संघर्ष है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत हद तक विराम लग जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल हो सकती है। जी सर, धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, बहुत एक अच्छा परिचर्चा चल रहा है। मैं चाहूंगा कि एक दो प्रश्न और आए श्रोताओं की तरफ से, उसके बाद फिर हम अध्यक्षी भाषण की तरफ चलेंगे और श्रद्धेय जयशंकर बाबू सर को सुनेंगे। जी शायना जी कुछ बोलना चाह रही हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी हाँ, बोलिए। आवाज आ रहा है। सर आपका व्याख्यान सुन के बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आप में कॉन्फिडेंस है और जिस तरह से आप बोलते हो,
तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। अगर जैसे कि बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम भी आती है तब भी ना तारतम्यता टूटती नहीं है। यहाँ पे काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है जहाँ पे मैं पीएचडी कर रही हूँ। भरतपुर यूनिवर्सिटी आप राजस्थान में मैं पीएचडी कर रही हूँ सर। तो अच्छा अच्छा जी। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में अभी हिंदी विभाग बना नहीं है और मैंने उसके लिए बात की थी यूनिवर्सिटी में, तो हिंदी विभाग बन रहा है। उन्होंने मुझे बोला भी कि आप जैसे कि हिंदी विभाग जो भी इस्टेब्लिश करने में जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको बताओ और हम करते हैं इस्टेब्लिश, और कोई पहला ऐसा व्यक्ति बुलाओ जो कि हिंदी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और वो व्याख्यान दे सके। तो मैं जस्ट सोच भी रही थी, मैंने उमेश सर से बात भी की थी। तो जस्ट आपने जैसे आपका मैंने ये व्याख्यान सुना सर, तो मेरे मन में है कि अगर आप अवेलेबल हो पाए और मैं आपको इन फ्यूचर बुला अरे पाऊँ मैं जरूर तो ये क्योंकि आप जिस तरह से जी हाँ, तो आप जिस तरह से बता रहे हो सर कि क्योंकि इसमें ना सारे टाइप के बच्चे होंगे, पीजी, यूजी के, तो अगर आप आएँगे ना, तो बहुत अच्छे से आप बाँध रखा है आपने अपनी बातों से, जिस तरह से पिरोया है ना सारी बातें, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदी में व्याख्यान हो रहा है, इंसान बोर हो रहा है, नींद आ रही है या फिर ध्यान भटकता है, वैसा नहीं बात करते आप। आप वैसी बात नहीं करते, तो ये बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत अच्छा था। तो बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, और थैंक यू अपना टाइम आप देने आप के लिए। आप मुझे बुलाएंगी तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे भी यात्राएं करना, नई नई जगहों पे जाना, नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो मैं आपके इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जब कभी भी सहयोग बनेगा और आप मुझे बुलाएंगी तो मैं जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, शुक्रिया सर। विदिशा कुछ कहना चाहती हैं क्या? जी सर, नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते। सर मैं वैसे तो मुझे मेरा कोई प्रश्न नहीं है और आपने आज बहुत ही अच्छा मतलब व्याख्यान दिया है। मैं बस अपना ये कहना चाहती थी कि आपने एक पॉइंट बोला था दूसरे भाग में कि हिंदी में हम लोग मौलिक चिंतन कर पाते हैं। हमारा जो मौलिक चिंतन होता है, वो हिंदी में ही होता है, वो हमारी पहली भाषा होती है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा पॉइंट है अगर इसे सोचा जाए तो, क्योंकि हम हिंदी केवल हिंदी के विषय की तरह ही पढ़ते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, कोई भी और सब्जेक्ट ले लो। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ लोगों को समझ में आनी चाहिए कि मौलिक चिंतन अगर हिंदी में, इसी वजह से मुझे लगता है कि हम लोग रिसर्च में और बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ते हैं, क्योंकि ये भाषा का लोप हो जाता है। और साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो गाँव वगैरह से आते हैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर्स कर रही हूँ हिंदी से, और मैंने देखा है मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब गाँव वगैरह से आते हैं, जो अंग्रेजी में बहुत सहज नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत मेधावी होते हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं बताने के लिए। तो बस मैं यही पॉइंट रखना बहुत अच्छा कहा। हिंदी के साथ साथ ये बातें भारतीय भाषाओं पे भी लागू होती हैं, कि जैसे जैसे जिस बच्चे की मातृभाषा तमिल है तो तमिल में वो चीजों को सोचेगा, मौलिक चिंतन करेगा, मौलिक बातें उसमें आएंगी। इसीलिए हम भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हैं कि कैसे भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की भाषा बनाया जा सके, बेहतर किया जा सके उसमें। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अंग्रेजी न सीखा जाए। अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है, उसमें इतने सारे कंटेंट है। और हम क्यों पिछड़े? हमें नहीं पिछड़ना है। हमें नहीं पिछड़ना है तो इसके लिए हमें अन्य भाषाएं भी सीखनी है। लेकिन जब बात अपनी माँ की आती है, अपनी अपनी मातृ प्रेम की बात जब आती है, तो वहां कोई विकल्प नहीं होता है। हम दूसरे की माता का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब बात अपनी माँ की आए तो फिर उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई और दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। और ये बातें हमें भारतीय भाषाओं के संदर्भ में इसे लागू करना चाहिए, सोचना चाहिए इस पे। जी बिल्कुल सर, बहुत सही आपने कहा है। अगर और किसी श्रोता का कोई जिज्ञासा है तो आप लोग रखें, अन्यथा हम लोग अध्यक्षीय भाषण की तरफ आगे बढ़ेंगे। हेलो सर। सीमा जी कुछ कह रहे हैं जी। पूर्णिमा मैम बताएं। सर मैं मतलब साहित्य से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरा विषय अंग्रेजी है और मैं यूजी की छात्रा हूँ अभी। तो जब मेरा मतलब 12th खत्म हुआ था तो मुझे हिंदी विषय चूज करना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस चीज के लिए नहीं माने। उन्हें था कि अगर लिटरेचर चाहिए तो या तो इंग्लिश लो या फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट लेके करना है। तो सर हम तो अपनी सोच बदल सकते हैं कि हिंदी चाहिए या हिंदी हमारी मातृभाषा, इसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उन लोगों की सोच कैसे बदले जो ये रिजिड करते हैं कि इंग्लिश ही जरूरी है।
हमें किसी और की सोच नहीं बदलनी चाहिए। ये तो अगर किसी की स्वाभाविक रुचि अगर अंग्रेजी में है तो इसे स्वीकार कर लेने में क्या दिक्कत है। और ये तो होती ही है बात कि अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, अलग अलग रुचि है उनकी। तो अगर आपकी या मेरी रुचि अगर हिंदी में है तो किसी की रुचि संस्कृत में भी हो सकती है। रुचि का मामला बिल्कुल अलग है, किसी विषय में दिलचस्पी है, उसमें करियर बनाने का मामला बिल्कुल अलग है, लेकिन मानसिकता का मामला बिल्कुल अलग है। किसी विषय में रुचि हो जाए, हो सकता है आपकी रुचि अंग्रेजी में बहुत हो, फ्रेंच में हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी भारतीय भाषाओं के प्रति हीन भावना महसूस करें, ये बड़ी समस्या है। इसे हमें कैसे विकसित करना है, इसी के लिए मैंने कहा कि जब हिंदी या भारतीय भाषाएं रोजगार की भाषाएं बनने लगेंगी, कॉरपोरेट की भाषाएं बनने लगेंगी, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और लॉ की भाषाएं बनने लगेंगी भारतीय भाषाएं, तो इन सभी सवालों के जवाब समाज और दुनिया को धीरे धीरे खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी दिक्कत क्या है कि जिस स्तर पे हिंदी को रोजगार की भाषा होनी चाहिए या भारतीय भाषाओं को रोजगार की भाषा बननी चाहिए, वो नहीं है। अब कोई बात है, रोजी रोटी का सवाल तो सबसे पहले आता है। कोई भी यही सोचेगा कि क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं सीखूं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा घर चले, मेरा पेट, मतलब 2 वक्त की 2 जून की रोटी मुझे मिल जाए। तो अगर इस स्थिति में हम हिंदी को लाने की बात करते हैं या भारतीय भाषाओं को लाने की बात करते हैं, तो मानसिकता धीरे धीरे बदल जाएगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगी इस दिशा में। और फिर हम सब लोगों को इसमें बहुत एक रचनात्मक पहल करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को, हमारी जो नई पीढ़ी हो, उसे हम अपनी भाषाएं सिखाएं, उससे प्रेम करना सिखाएं, उसमें संवाद करना सिखाएं, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। तो ये कुछ जरूरी टूल्स हैं, इस पे हम सबको काम करना होगा। और ये लंबी प्रक्रिया है, जैसे रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में बना नहीं था, वैसे ही ये प्रश्न एक दिन में हल नहीं होगा। एक कहानी है कि गैलिक भाषा सीख करके पोलैंड की कहानी है संभवतः। चलिए उस बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि और भी लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, तो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सीमा सर जी ने कहा धन्यवाद। है, सीमा जी ने कुछ लिखा था, वो चला गया स्क्रीन से। सीमा जी आप बोल ही दीजिए। जी, सीमा जी ने चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को रखा है। पहला इनका प्रश्न है कि भाषा प्रौद्योगिकी भाषा के प्राकृतिक विकास को कैसे प्रभावित कर रही है। और भी प्रश्न इनके? जी, सीमा मैम, अगर आप बोल के अपना प्रश्न रखना चाहें तो आप बोल भी सकती हैं, मैं अन्यथा समझना चाहता हूं आपके सवाल को कि किस आयाम में आप बात करना चाह रही हैं। कुछ नेटवर्क की समस्या है मुझे लगता जी है। जी, नेटवर्क की समस्या है, उनकी आवाज नहीं आ रही, तो मैं उनका प्रश्न रख दे रहा हूं सर। इनका पहला प्रश्न है, भाषा प्रौद्योगिकी भाषा के प्राकृतिक विकास को कैसे प्रभावित कर रही है। दूसरा प्रश्न है, भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है। जी, इस बारे में जैसे कि मैंने उत्तर दिया है, पीछे जो बातचीत की है मैंने कहा कि अगर भारतीय भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स वगैरह अगर बनाए जा सकेंगे, ठीक है, जैसे आईआईटी की मैंने बात की कि आईआईटी बॉम्बे में हिंदी कोडिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह इस तरह की चीजें हिंदी में अगर शुरू की जाए, तो भाषा का प्रचार प्रसार होगा और वह भाषा अपने आप में एक महत्व पा सकेगी। मेरा ये मानना है कि कोई टेक्नोलॉजी किसी भाषा को नहीं बदल सकती है। भाषा की संभावनाएं या भाषा के महत्व को उस भाषा को बोलने, समझने और जानने वाले लोग उसको विस्तार देते हैं। लोगों और समाज के भीतर जो मानसिकता होती है अपनी भाषा को लेकर के, वो विस्तार उसको देती है। एक मैं किसी विद्वान को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि मलेशिया वगैरह में आप चले जाएं तो वहाँ अंग्रेजी लोग सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन अगर आप बात करें कि उनकी प्राथमिक भाषा के बजाय दूसरी भाषा में कुछ सिखाना हो तो वो नाराज हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। इतना मतलब एक तरह से आप क्या कह सकते हैं उसको लेके कि वो अपनी भाषा को लेके बहुत अधिक वो सुरक्षा का भाव है कि नहीं, ये सारी चीजें हमें अपनी भाषा में देनी है, हमें अपनी भाषा में ही ये सारी चीजें करनी है। तो प्रौद्योगिकी किसी भाषा के विस्तार में व्यापकता तक को ले जाने के लिए तो कारगर है कि कैसे वो ले जाती है। जैसे कि अब इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं तो उससे भाषा लोगों तक पहुंची है, रील्स और यूट्यूब कंटेंट के माध्यम से पहुंची है। लेकिन भाषा कैसे रोजगार की भाषा बनती है, कैसे वो समाज के सोच की भाषा बनती है, इससे तय होता है कि वह भाषा कितनी लंबी यात्रा
कर सकेगी। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और किसी श्रोता का कोई प्रश्न? सीमा मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अगर सर के उत्तर से आप संतुष्ट हैं तो आप चैट बॉक्स में आप उत्तर लिख दें। आप कुछ और उससे जुड़े हुए टूल्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछिए। अनम्यूट तो है वैसे आप, लेकिन अच्छा अब मैसेज आ गया इनका। जी जी। तो और किसी श्रोता का प्रश्न है तो आप रखें, अन्यथा मैं निवेदन करूं सर से। जी, मुझे लग रहा है कि नहीं है। काफी सारगर्भित चर्चा रही, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आए हमारे श्रोताओं के, और वास्तव में जितने अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उतना ही अच्छा आपने सर। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है सीमा मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क की समस्या है आपके यहाँ। जी, तो उतनी अच्छी जो हमारा उत्तर था हमारे आज के अतिथि वक्ता महोदय का। अब मैं निवेदन करूंगा आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला के अध्यक्ष, जिनके कुशल नेतृत्व में, जिनके अथाह परिश्रम से हम इन राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ साथ भाषा प्रौद्योगिकी का जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत कई अन्य गतिविधियां, जैसे प्रत्येक शनिवार को बेहतरीन तैयारी के लिए टेलीग्राम पर क्विज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हो रही है, या उसके अलावा प्रत्येक रविवार को जितने भी अध्येता इस पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, अगर उन्हें पाठ्यक्रम को पढ़ने में, फॉर्म को भरने में या किसी अन्य प्रकार की पाठ्यक्रम से संबंधित समस्या हो रही है तो उसके लिए भी परिचर्चा सत्र पिछले कई रविवार से चल रहे हैं। साथ ही अगले 27 अप्रैल और 4 मई दोनों दिन रविवार है, उस दिन 2 राष्ट्रीय वेबिनार, राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी, जिस पर अखिल भारतीय स्तर के जो भी अध्येता हैं, श्रोता हैं, जो इस पाठ्यक्रम में जुड़े हैं, वो अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे और उन्हें एक अच्छा मौका दिया जाएगा अपनी अभिव्यक्ति को रखने का, और साथ ही साथ पूरे पाठ्यक्रम को समग्र रूप से सीखने का और अभ्यास करने का। तो अब मैं निवेदन करूंगा सर से कि इस अवसर पर सर हम लोगों का सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री जयशंकर बाबू सर। धन्यवाद उमेश जी, और प्रशांत रमन रवि जी का हार्दिक अभिनंदन। और पिछली बार वे कारणवश नहीं आ पाए थे, इस बार आए तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रहा आपका वक्तव्य, और कई आयाम आपने स्पर्श किया, लगभग सभी आयाम कह सकता हूँ, लेकिन जो आयाम आपने स्पर्श नहीं किया उस आयाम पे मैं जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि अंतिम वक्ता से ही मैं बात शुरू करता हूँ। सीमा दास जी ने भरपूर कोशिश की अपनी बात रखने की, मगर सीधा उन्होंने टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग करके बस अपने चैट बॉक्स में कुछ तो 2 सवाल रखे हैं, और दोनों सवालों का प्रशांत जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। मैं मानता हूं कि पहले सवाल तो बहुत स्पष्ट जवाब मिल चुका है उनको, कि क्योंकि प्रौद्योगिकी, जो भी भाषा प्रौद्योगिकी है, प्राकृतिक विकास को, मतलब भाषा के प्राकृतिक विकास को प्रभावित नहीं करेगी वैसे, ठीक है। तो निश्चित रूप से विकास में योगदान ही होगा किसी न किसी रूप में। तो किसी हद तक, जैसे अभी प्रशांत जी ने कहा, सही कहा उन्होंने, कि प्राकृतिक विकास मतलब टेक्नोलॉजी जो है भाषा को बदल नहीं सकती। और दूसरा जो सवाल है आपका, भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है? निश्चित रूप से संभव है। तो कारण आप सोचिए, अभी मतलब अपने हाथ में, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंचने तक भारत की समस्याओं में एक गंभीर समस्या के रूप में तो साक्षरता का सवाल उठता था। अब पता नहीं बिल्कुल वो समस्या कहाँ खत्म हो गई, साक्षरता का सवाल नहीं उठाया जा रहा है। एक तो कोरोना के काल में कई सारे है ना, तो बस नहीं रहे, और उसके बाद से ये सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। तो मतलब 24 घंटे में तो कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे
हिंदी की यात्रा को लेकर और हिंदी के विकास को लेकर प्रशांत जी ने सही बात कही है। ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। विशेषकर जो हम लोग कई पक्षों पे उन्होंने बात रखी है, और जस्ट एक संक्षेप में ही मैं सीमा दास जी के सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे हाथों में टेक्नोलॉजी, विशेषकर मैं वहाँ उन अंचलों की बात करना चाह रहा हूँ जहाँ गांव में आप जाइए, किसी भी राज्य के गांव में जाइए, लोग भरपूर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, और विशेषकर अनपढ़ भी आज पढ़ लेता है, कारण उसके हाथ में स्मार्टफोन है। तो आप अनपढ़ कैसे पढ़ते हैं ऐसा सवाल ना करें, तो क्योंकि वो गूगल असिस्टेंट से भी बात कर रहा है, हर किसी से बात कर रहा है, कितनी सारी बातें वो सीख गया। तो उसमें हम लोग डॉक्टरेट लोग भी तो कभी शर्माना पड़ता है। और विशेषकर हाँ, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, सबसे पहले हाथ उठा था पूर्णिमा जी का। उनको हाँ, सीमा दास जी से पहले भी मौका नहीं दिया जा रहा था, चूंकि सीमा दास जी का माइक काम नहीं कर रहा था, तभी पूर्णिमा जी को बोलने दिया। संदर्भ पूर्णिमा जी का यहाँ पे इसलिए ले रहा था कि उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि वो यूजी की पढ़ाई अंग्रेजी में, मतलब अंग्रेजी में यूजी की पढ़ाई कर रही है, लेकिन उनका सवाल ये था कि रुचि हिंदी में कैसे जगाएं। तो वहाँ संदर्भ में यही दे रहा था कि तो देश में कोने कोने में जहाँ भी मतलब टेक्नोलॉजी पहुंची है, वहाँ पे अनपढ़ लोग भी तो कोई ना कोई भाषा मतलब जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो अंग्रेजी या उनके यहाँ के प्रचलित भाषा का प्रयोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें सक्षम वे साबित हो पा रहे हैं। तो यहाँ तक बाकी जो भी सवाल रहे हैं, विशेषकर शैना जी का, और शुरुआती जो सवाल है, नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है, दीप जी, पूरा स्नेहदीप जी, और नई तकनीकों के मतलब शिक्षकों को पहले टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मतलब विशेषकर हम लोग, प्रशांत जी, मैं और उमेश जी और बाकी यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं, तो वो यही प्रेरणा दे रहे हैं कि निश्चित रूप से आज की पीढ़ी, मतलब कल के जो शिक्षक हैं, तो उनको आज और कल के हिसाब से सीखना चाहिए निश्चित रूप से। और आज ये सारी सीखने के महत्व को लेकर हम नहीं बता रहे हैं, तो कोरोना ने बता दिया और स्मार्टफोन ने उनको स्मार्ट बना दिया। तो इसके बावजूद लोग जो हैं छोटी से मतलब थोड़ा सा श्रम करें तो बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं, कभी कभी उसका विरोध भी करते हैं, ये गलत भी है। क्योंकि अब देखते देखते तो उनके आदर्श को यदि लेकर चलें तो आज के विद्यार्थी काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो एक पीढ़ी ऐसी आ जाएगी कि जो स्मार्ट होगी तो केवल चलेगा, फिर चढ़ने वाले चढ़ते जाएंगे। क्योंकि मैं बताऊंगा तो एक बताऊं मैं, क्योंकि प्रशांत जी ने तो सचमुच उन्होंने बड़ा क्लेम तो नहीं किया, क्योंकि उनके यहाँ ही जहाँ प्रशांत जी बैठे हैं उनके आसपास में एक अध्येता या एक विद्वान बार बार ये क्लेम करते हैं कि हिंदी नंबर 1 पे है। तो प्रशांत जी ने बहुत बड़ी ईमानदारी से हिंदी नंबर 3 दे दिया। 3 से 2, 2 से 1 तक जाने की जो सब मांग कर रहे हैं, तो वो तो सही है। कहीं बड़ा चढ़ाकर प्रशांत जी ने ये नहीं कहा कि हिंदी अव्वल दर्जे पे है, नंबर 1 पे है। तो एक विद्वान वहां पे क्लेम करते रहते हैं। चलिए उसकी बात छोड़ देते हैं। तो यहाँ मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, भारत में डीम्ड यूनिवर्सिटीज कितने हैं। तो डीम्ड, क्योंकि यहाँ हम उच्च स्तर के विद्यालयों की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर पे जब बात हो रही है, प्रशांत जी भी महाविद्यालय से जुड़े हैं, मैं विश्वविद्यालय में हूँ, हम सब उच्च शिक्षण के विद्यार्थी हैं जरूर। तो निश्चित रूप से इस बात पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। तो हम मतलब जो आशाएं हम कर रहे हैं, तो उन आशाओं की पूर्ति कहाँ होगी। मतलब जो लंबी प्रक्रिया प्रशांत जी ने कही, वो कितनी लंबी है मैं ये बताना चाहूंगा
जितनी लंबी की, जैसे हनुमान की पूंछ कितनी लंबी है, तो हनुमान जितनी लंबी है, हनुमान मान लीजिए 5 या 6 फुट के कद के थे, या 8 फुट के कद के थे, या 10 फुट के कद के थे, तो उनसे कितनी लंबी उनकी पूंछ थी। ये सवाल मैं ऐसे ही जस्ट बहाना बना के कि कितनी लंबी प्रक्रिया होगी, तो इस पे मैं संकेत देना चाह रहा हूं, बस इतना ही, सवाल नहीं कर रहा था, संकेत दे रहा था। संकेत इस बात को लेकर, तो आज से 1-1.5 दशक पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सवाल उठाया था, तो जो मतलब सम विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहला रहे हैं, और कई शब्दों का प्रयोग करते पर्यायंग के रूप में। चलिए सीधा अंग्रेजी शब्द का ही मैं प्रयोग करूं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो जिनका मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज के मालिक जो मतलब राजनेता थे, तो उनका संदर्भ लेते हुए कि जहां गुणवत्ता नहीं है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जल्दी से जल्दी ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज बंद होने चाहिए। दूसरा संदर्भ, जैसे छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन के वहां सरकार बन गई, और वहां पे आपको पता है एक साथ, तो एक दिन में 50 विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय खुल गए थे, बात अलग है, तो वो बंद करवा दिए गए, वो बात अलग है। अब आप आंकड़ों में जाइए, मैंने कहा डीम्ड यूनिवर्सिटीज का नंबर मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां मैं कार्यरत हूं, जिसको पांडिचेरी विश्वविद्यालय आपने कहा, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रशांत जी ने जहां से अपनी उपाधि हासिल की, जिसका नाम उन्होंने लिया दिल्ली विश्वविद्यालय, वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या आज 57 है। और जो राज्य विश्वविद्यालय है, तो उनकी संख्या 400 से अधिक है, 500 पार नहीं है। लेकिन जो निजी विश्वविद्यालय है 500 पार है। अब की बार 400 पार वाला जो नारा था, अभी 500 पार है। अब आप कहिए सीधा, क्योंकि मैं यहाँ सच की बात यहाँ कह रहा हूँ, कि जैसे आप कहेंगे अभी जो 2020 की शिक्षा नीति को लेकर बात हो रही है, तो जरूर हमें इतिहास को भूलना नहीं है। 1968 में भी मतलब भारत की, मतलब आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी थी, फिर 86 में, और उसी का थोड़ा संशोधन के साथ कार्यान्वयन 92 में, और उसके बाद 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। आप जो नीतियां हैं, मतलब अभी की नीति हिंदी में 100 से ज्यादा पृष्ठ है, अंग्रेजी में 60 से ज्यादा, मतलब 70 से कम पृष्ठों में, क्योंकि अंग्रेजी में फॉन्ट छोटा भी है और हिंदी में फॉन्ट मोटा होने की वजह से 100 से ज्यादा पृष्ठ है। तो चलिए पीछे चले जाइए आप, 86 और 68 में क्या स्थिति थी। तो तीनों में जितने भी पृष्ठ की सामग्री रही हो, तीनों में तो काफी महत्वपूर्ण स्थान भारतीय भाषाओं को दिया गया था। लेकिन स्थिति यह है, जहां से मैं हूं, मतलब जो मेरी मातृभाषा वो तेलुगु है, मुझे याद है, और जब मैं वहां पढ़ाई कर रहा था उन दिनों में, स्नातक स्तर में आपको गणित, विज्ञान और कई सारे विषयों के पाठ्य पुस्तकें पूरे के पूरे तेलुगु में उपलब्ध थे। उसके बाद जो है उस पर समाधि बनाई गई। बाद की सरकारें जो आई, वहां पे मतलब प्राथमिक स्तर से जो अंग्रेजी का माध्यम बोलबाला कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया। तो फिर अब कहने लगेंगे कल परसों कोई पुस्तक गूगल से अनुवाद करके पहली बार हमने तेलुगु में किया है। तो ये दुर्भाग्य है, मतलब इतिहास जो भी किया जा रहा है। तो बात जो कह रहा था मैं, ये निजीकरण जो भी हो रहा है आपके एलपीजी के तहत, मतलब 1990 की नीति ही कह दीजिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके स्तर पर जो भी हो रहा है निजीकरण, मतलब 500 से ज्यादा विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आ गए। अब किसी लकीर को छोटा साबित करना है तो उस लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं है, तो एक लकीर जो लंबी खींच दे तो काफी है। तो वैसे अभी लकीर लंबी खींची जा चुकी है, वो लकीर है तो निजी विश्वविद्यालयों की।
अब निजी विश्वविद्यालय से आप अपेक्षा कीजिए, उनसे कह दीजिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं अपेक्षा की गई भारतीय भाषाओं को, है ना, तो बड़ा स्थान देना चाहिए। अब कह दीजिए उनसे कि आप अपने यहाँ के 2-4 पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से चलाइए, ठीक है। तो जैसे प्रशांत जी ने जहां भी उन्होंने सर्वेक्षण किया था, मतलब जो कहीं मतलब कुछ टेक्नोलॉजी के टूल्स हो और अन्य माध्यमों में जहां हिंदी के माध्यम से उपलब्ध होने से जहां लोकप्रियता बढ़ी थी, वो संदर्भ अलग था। तो आपको स्वयं का ही उदाहरण देना चाहता हूं। स्वयं जो है तो इसमें हिंदी माध्यम पाठ्यक्रमों की बहुत कम संख्या है, और जहां पाठ्यक्रम पहले से अंग्रेजी में बने हैं उनका डबिंग जैसा केवल अनुवाद, वॉइस का अनुवाद करवाया गया, तो उसमें किसी की रुचि नहीं होगी, क्योंकि जो मूल रूप में जो पढ़ा रहा है उसके साथ कोई तालमेल नहीं होता, तो उसमें रुचि नहीं होती। कहने का आशय यही था। तो सबसे पहली बात जो मैंने कही है वो ये कि चुपचाप जो निजीकरण हो रहा है होने दीजिए, वही उसी का शासन चलेगा। मगर तो हम जो जिस आशा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये जो प्रशांत जी ने प्रशांतता पूर्वक जो कहा है कि यात्रा या मतलब हिंदी की ये जो यात्रा है ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो इसको याद रख लीजिए, निश्चित रूप से लंबी प्रक्रिया ही बनकर रहेगी। कारण ये सारे निजी विश्वविद्यालय कहीं इतनी रुचि नहीं ले पाएंगी, क्योंकि आप कहिए 2020 के बाद 5 साल पूरे हो गए, मुझे बता दीजिए कितने सारे ऐसे विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिन्होंने कम से कम हिंदी के माध्यम से एक 4 वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम शुरू करके डिंग हाँकना शुरू कर दिया हो। कोई नहीं किया, किसी ने नहीं किया। जहां पे मतलब मातृभाषा हिंदी वाले अध्यापक जितने भी हैं, उनसे आराम से कहा जा सकता है भैया आप अपनी भाषा में 2-4 बातें पढ़ा दो, तो लेकिन ये बात नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि काफी समय लगेगा। हाँ जरूर एक बात पर मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि हाँ मेघना राय जी ने तो जो बात कही है कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं का, है ना, शिक्षण होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, तो ये बात सबके अपने विवेक पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे जो दक्षिण की हिंदी की स्थिति को लेकर या दक्षिण भारत में हिंदी के विरोध को लेकर जो बात सामने आई है, तो उसको लेकर बात स्पष्ट करना चाहूँगा। बार बार तमिलनाडु का ही उदाहरण लिया जाता है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध है, तो यहाँ बात स्पष्ट करना चाहूँगा। कोई भी बहुत आराम से सर्वेक्षण किया जा सकता है। दक्षिण मतलब तमिलनाडु सरकार की ओर से तो राज्य विश्वविद्यालयों में और राज्य के जितने महाविद्यालय है वहाँ हिंदी शिक्षक है या नहीं है, ये सवाल आप उठाएं, निश्चित तौर पर है। और वहाँ सरकार का वेतन खाने वाले जो भी शिक्षक है वे भी कहेंगे कि हिंदी विरोध है, तो ये बड़ी विडंबना है। तो जहाँ सरकारी मतलब राज्य सरकारी जो विश्वविद्यालय है वहाँ हिंदी विभाग है, उसको बचाने की चेष्टा खुद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने की रुचि अध्यापकों में होनी चाहिए। और महाविद्यालयों में निश्चित तौर पर सरकारी महाविद्यालयों में और निजी महाविद्यालयों में जहां अनुदान प्राप्त पद है, तो वहां पे सरकारी वेतन मिल रहा है हिंदी के प्राध्यापकों को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, स्कूली शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ, फिर वापिस हम जाएंगे स्कूली शिक्षा पर। निश्चित रूप से स्कूलों पर हिंदी की पढ़ाई को लेकर एक हद तक रोक तो है सरकारी स्कूलों में, लेकिन निजी स्कूलों में भरपूर है, कहीं रोक नहीं है। और न केवल आप कहीं सवाल ये उठाएंगे कि केवल सीबीएसई में हिंदी पढ़ाते होंगे, नहीं, राज्य सरकार का भी आप चाहे तो राज्य सरकार के ही आप वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे भी ये एक पाठ्यक्रम है हिंदी का। तो कहीं वो विरोध जो कहते हैं वो राजनीतिक विरोध है। तो राजनीति में आज एक पक्ष में एक होते हैं, कल एक पक्ष में होते हैं, तो राजनीतिक विरोध है। तो बाकी मैं कहना चाहूँगा, आप जैसे हार्ट ऑफ द सिटी जाइए चेन्नई में, जहाँ पे एक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, तो वो आज भी है, ठीक है। तो यदि सभा के संचालकों में वो निष्ठा होती, हिंदी ज़्यादा बढ़ती। हाँ निश्चित रूप से हिंदी का जो मतलब प्रचार हुआ है दक्षिण में,
तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं उनका अपना योगदान रहा है। और सरकारी नीति जो त्रिभाषा सूत्र की जो नीति है, तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तो हर स्तर पर मतलब 10वीं तक हिंदी पढ़ा रहे हैं। हम सब पढ़ चुके हैं, 5वीं से ही हिंदी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उस समय की बात कर रहा हूँ, हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से जब पढ़ते थे। और अंग्रेजी माध्यम में जहाँ CBSE की बात है, वहाँ तो प्राइमरी से ही पढ़ते हैं बच्चे, पहले से ही पढ़ते हैं। तो उसमें निष्ठा की कमी की कई सारे पक्ष हैं, उस पर सब नहीं बताऊंगा क्योंकि तमाम आंकड़े, मुझे सर्वेक्षण हर पल आंखें मेरी खुली रहती है तो मैं देखता हूँ। तो कई सारी ऐसी संस्थाएं जो कि हिंदी के उन्नयन के लिए गठित है, तो वो हिंदी की उपेक्षा कर रही है। जैसे प्रशांत जी ने जो राजभाषा को लेकर आशा जताई, विशेषकर उन्होंने कई सारे पक्ष को कहा, क्योंकि अब प्रशांत जी ने जितने मतलब आयामों पर अपनी बात रखी और उन सबको लेकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते जाऊं तो पूरा फिर से 1-1.5 घंटा फिर लग जाएगा। हम भरपूर मतलब हर बार यही कोशिश कर रहे हैं कि समय घटाएं, क्योंकि 1 घंटे भर ही ज़्यादा लोग ध्यान दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो जो लोग मतलब 40 से ज़्यादा लोग थे शुरू में, अभी तो संख्या घटकर तो कहीं 25 तक हो गई, क्योंकि हम ही 2-3 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो बस 2-4 मुद्दे और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पक्ष है, तो 1968 और 1986 और 2020 तीनों में एक ही प्रकार की भावना है, मतलब भारतीय भाषाओं के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले आज बात हो रही है, मतलब 2047 में हम विकसित भारत को देखना चाहते हैं। चलिए, विकास जैसा भी आप करना चाहेंगे, तो नॉलेज इकोनॉमी जो पक्ष है, मतलब हम लोग सारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जहां नॉलेज इकोनॉमी की बात होती है, निश्चित रूप से प्रशांत जी की बातों में भी वो सामने आई है कि ज्ञान की कई सारी चीज़ें, विशेषकर साधन जो है दुनिया भर में अंग्रेजी में ज़्यादा उपलब्ध है। आपको किसी भी विषय में ले लीजिए, तो जस्ट गूगल में जाइए, उसको डाल के PDF डाल दीजिए उस विषय का, अंग्रेजी में आप सर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छी किताबें मिल जाएंगी। हिंदी में पता नहीं, तो फिर वहाँ पे भी प्रशांत जी का ही शब्द मैं इस्तेमाल करूँगा, बहुत लंबी प्रक्रिया है। प्रक्रिया को चाहे तो है ना लंबा, मतलब काफ़ी समय लगेगा। जस्ट हम लोग हिंदी वाले ज़्यादा सपने देखते बैठते हैं कोई काम करने में, है ना, विशेषकर ठोस काम करने में पिछड़ते हैं, ज़्यादा भावुकता होती है हिंदी वालों में। तो मैं उसमें अपने को मिला रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने नाम हिंदी में ही पहले लिखा, मैं हिंदी वाला अपने को मानता हूँ, ठीक है। तो हिंदी वाला का मतलब हिंदी पढ़ाने वाला, हिंदी शिक्षक, हिंदी सेवी, हिंदी प्रेमी तथा कथित हिंदी की रोजी रोटी से पेट भरने वाला जो भी है हिंदी कहलाए। और तमाम हिंदी है, हम को ले ले तो सब लोग हिंदी है। तो उनको जो है सोचना चाहिए कि केवल हम भावुकता से जो बातें करते हैं उससे काम नहीं है। नॉलेज इकोनॉमी की दृष्टि से तो मान लीजिए हिंदी का इतना बड़ा मार्केट है, तो हमें बड़ी ईमानदारी से तो चीज़ें हिंदी में ले जाना चाहिए। तो राजभाषा जो सबसे बड़े फेल्यूर का जो क्षेत्र है, राजभाषा है, ईमानदारी से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि 10 साल राजभाषा के क्षेत्र में रहा, तो नीचे के पद में भी रहा, बड़े पद में भी रहा मैं, और शहर स्तर के एक टोलिक का भी मैं सेक्रेटरी रहा, और देश भर के टोलिक्स में सबसे बड़े टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला तमिलनाडु का वही एकमात्र जो टोलिक रहा है। उसको चाहे तो आज से 15 साल नहीं, आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड आज तोड़ने के लिए किसी टोलिक वाले, दिल्ली के टोलिक वाले या किसी और टोलिक वाले आना चाहेंगे तो आके दिखा दीजिए कि क्या वैसा काम किया। मैं मतलब अपना बड़प्पन नहीं कह रहा हूँ, कारण ये बताना चाहता हूँ, जहाँ हिंदी विरोध की बात हो रही है वहाँ जो हिंदी का काम हुआ है उसको आंकने का भी आंखें होनी चाहिए। वो आंखें नहीं ना तो चश्मे भी नहीं है उनके पास। तो बात ये है, सचमुच ये है। तो यहाँ प्रशांत जी ने विशेषकर भविष्य की हिंदी और हिंदी के भविष्य को लेकर जो बातें कही, निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है उन्होंने जो उठाया। और सोनू जी जागरूक होके अभी आ गए, क्योंकि सोनू जी के सवाल के बिना कोई संगोष्ठी खत्म नहीं होती।
और सोनू जी जब कैमरा ऑन कर लिया तो मुझे लग रहा है कि फिर एक सवाल आना चाहिए प्रशांत जी के पास। तो निश्चित रूप से प्रशांत जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्होंने जितनी भी बातें कही तो मनोरंजन की दुनिया से लेके जो आर्थिक दुनिया तक तमाम मुद्दों पर आपने जो बातें कही, थोड़ा सा मैं एक बार फिर वापस जाके पिछले दिनों में आईआईएमसी में, क्योंकि जर्नलिस्ट सोनू कुमार जी दिखते ही मुझे फिर से आईआईएमसी याद आ गई और फिर उनके आसपास के कोलकाता भी को याद किया मैंने और वहाँ उदंत मार्तंड को भी मैंने याद किया। अपने मित्र जो आईआईएमसी के डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने शुक्रवार संवाद के नाम से लगातार चलाया, ऐसे ही जैसे बुधवार संवाद हमारे प्रजापति उमेश जी चला रहे हैं, तो वैसे शुक्रवार संवाद में मुझे बुलाया। संदर्भ वो था तो उन्होंने अपने पुस्तकालय का पुनः नामकरण किया, तो नामकरण जुगल किशोर शुक्ल के नाम से किया। तो उस संदर्भ की बात है, तो उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। तो वहाँ जो शुक्रवार संवाद किताब छपी है तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सच्चाई ये है कि तमिलनाडु जहाँ मतलब तमिलनाडु की सरकार को कहीं ना कहीं सब लोग दोष देते हैं, तो उनसे सीखने की कई सारी बातें हैं। तो वो लोग जो है तमिल में जो पढ़ते हैं उनको सरकारी नौकरी देते हैं। निश्चित तौर पे चल रहा है आरक्षण है तमिल में पढ़ने वालों को। ये बताइए हिंदी में पढ़ने वालों को क्या आरक्षण है, आप बताइए, या बाकी भाषाओं को पढ़ने वालों का क्या आरक्षण है, ये बात बताइए। क्योंकि रोजगार को लेकर जो मुद्दे उठे हैं तो उसमें प्रशांत जी ने जरूर कहा तो रोजगार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और विशेषकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि कॉरपोरेट के क्षेत्र में भी हिंदी घुस जाए, तो कॉरपोरेट के क्षेत्र में हिंदी बोलचाल तक तो जा सकती है, तो वहाँ पे भी बोलचाल में भी शर्माते हैं लोग, क्योंकि कोई अंग्रेजी में बोल रहा है फिर उससे कोई हिंदी में बोलेगा, वो सोचेगा कि इसको हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं आती इसलिए हिंदी बोल रहा है। तो ये भी दुविधा है, तो दुर्भाग्य भी है। तो स्थिति कॉरपोरेट में हिंदी पता नहीं, सबसे पहले हम लोग सरकारी कार्यालय में हिंदी को लेकर बात करें तो निश्चित तौर पर अमृतकाल कहा जा रहा है, तो अमृतकाल में भी दुर्भाग्य है कि जहां हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक तमाम होने के बावजूद सच में राजभाषा जो है नाम अपवाद हो गया हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी का राज वहां नहीं है। अब हम लोग 348 की बात उठाई थी, 348 में कुछ भी हमें उंगली रखनी है, हाथ रखने की बात दूर, उंगली रखनी है, निश्चित तौर पर तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तब तक नई बात होगी। कारण जो है तो स्थानीय अदालतों में तो बातें हो रही है, निश्चित तौर पर आप जाइए कहीं पे भी जिला स्तर के अदालतों तक जाइए तो वहाँ स्थानीय लोग अपनी भाषा में ही, मतलब वहाँ के वकील अपनी भाषा में बोलेंगे, दलील करेंगे तो केस जीतेंगे। लेकिन चूंकि 348 वाला अनुच्छेद जो संविधान का है वो कहता है कि आपके कानून की भाषा अंग्रेजी है, तो इसलिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जब तक अंग्रेजी का राज है तो वो पक्ष भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा जो है सबसे बड़ा, हम सारे शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में संभव है तो जहाँ तक संभव हो शिक्षक तो तमाम अपने परंपरागत जो विषय है उनसे हटकर कुछ और विषयों में जाएं। जैसे कहा गया कि इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब अंतर विषयी, बहुविषयी जो भी, तो उन पर हमें काम करना है, कहा जा रहा है तो करना है। जैसे अभी कई सारे मित्रों ने जो सवाल उठाए उसमें भी ऐसे ही मुद्दे आए हैं और प्रशांत जी ने ऐसे मुद्दों पे बात की है, तो निश्चित तौर पे हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए। और देते हुए जैसे सबसे पहले एक तो नाम फिर से नहीं ले रहा हूँ मैं, एक एक जिन्होंने क्या कहा मुझे याद है, फिर भी उन मित्रों ने जो कहा कि शिक्षकों को पहले पहल करना चाहिए और नई तकनीकों को सीख कर काम करना चाहिए। नई तकनीकों को सीखे ना सीखें, लेकिन नए नए विषयों को अपनी भाषा में ले जाएं, वो भाषा अपनी मातृभाषा क्यों ना हो। और विशेषकर यहाँ पे थोड़ा सा फिर से उस मुद्दों पर, क्योंकि प्रशांत जी ने कई आंकड़े दिए
एक और आंकड़ों की ओर मैं ले जाना चाहता हूं जो प्रशांत जी ने दिए, उसकी मतलब पूरक के रूप में कुछ और आंकड़े हम ले लेंगे फिर से, क्योंकि ये 1960-70 के दशक में बताया गया था कि 1652 भाषाएं भारत में हैं, और उसमें आपको पता है कि संविधान में उस समय 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या जो है 14 थी, तो उनकी संख्या बाद में 18 हो गई है, फिर अभी तो 22 है। तो अभी मांग जो है तो और मतलब इनसे 22 जोड़ 45 की मांग है। 45 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है, जिसमें प्रशांत जी की जो भाषा कहें या बोली, या उमेश जी की भाषा कहें या बोली, उनकी भी मांग है कि वो सारे 8वीं अनुसूची में दर्ज हो। तो खैर वो बातें छोड़ देंगे वहाँ पे। तो अभी आप 2011, क्योंकि हमारे पास जो जनगणना की अभी कोई रिपोर्ट ताज़ा नहीं है, तो पुरानी रिपोर्ट को लेकर चलेंगे। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में आप देखेंगे लगभग 200 भाषाओं की ही गिनती हुई है उसमें। चलिए 200 भाषाओं में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, कम से कम इन्हें 22 भाषाओं में भी तो कुछ भाषाओं में नहीं हो पाए तो कम से कम तो एक 10 भाषाओं में, चलिए 10 भाषाओं के माध्यम में तो ये तमाम सरकारी जो विश्वविद्यालय है, कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये उदाहरण स्थापित हो, तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में कम से कम 1-2 डिग्री पाठ्यक्रम शुरू हो जाए, तब जाकर हम जो सपने देखते हैं, तो क्योंकि सपनों का शब्द जो बार बार प्रशांत जी ने प्रयोग किया, तो वो सपने साकार हो पाएंगे। हिंदी के सपने भी साकार हो पाएंगे, अन्य भारतीय भाषाओं के भी सपने साकार हो पाएंगे। अन्यथा तो 2020 की नीति के बाद कभी फिर 2040 में या 45 में उसके बाद कभी ना कभी फिर एक नीति आएगी, तो वो नीति भी फिर इस नीति से कुछ बातें उठा के उसमें लिख लेगी, क्योंकि 68 में और 86 में जो बातें हुई है वह 2020 में है, लेकिन उन पे जो मतलब ईमानदारी से काम होना चाहिए वो नहीं होगा। तो मैं बस कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ तो कि हमें प्रशांत जी ने निश्चित रूप से एक दिशा दी है और सोचने के लिए विवश किया है, और विशेषकर उन्होंने उतनी भावुकता जो प्रदर्शित नहीं की है जितनी भावुकता अन्य हिंदी संगोष्ठियों में होती है। हाँ, जरूर उन्होंने राजभाषा, राष्ट्रभाषा और भी भाषाएं, विशेषकर संपर्क भाषा, मातृभाषा, सभी भाषाओं का संदर्भ लेने के बाद भी जो आशा उन्होंने जताई, उस आशा की पूर्ति की दिशा में यदि हमें बढ़नी है, तो जिस नॉलेज इकोनॉमी की बात मैंने कही, तो फिर उसको दोहराना चाहता हूँ। हम बड़ी ईमानदारी से कम हिंदी में एक उदाहरण स्थापित करें कि हिंदी माध्यम से, क्योंकि आपको नेशनल नॉलेज कमीशन की सिफारिश से जो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन बना, तो NTM जीवित है अभी भी, तो उन्होंने क्या किया पता नहीं। और जिस मध्य प्रदेश में जो मेडिकल की पुस्तकों की बात हुई, वो भी गूगल मामा को ही आप धन्यवाद दे दीजिए, वो सारे अनुदित पुस्तकें हैं, मशीनी अनुवाद है, तो उसमें आप हिंदी के उस रूप की आशा ना करें, तो वो बात और अलग है। और प्रशांत जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही उसकी सच्चाई पे जाएंगे। देश में विशेषकर राजभाषा के माध्यम से हर मंत्रालय में एक सलाहकार समिति है, और सर्वोच्च समिति केंद्रीय हिंदी समिति है। तो केंद्रीय हिंदी समिति में कई सारे निजी व्यक्ति भी होते थे सदस्य के रूप में, आज नहीं है। तो एक निजता की बात मैं कहूँ तो सर्वोच्च समिति के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, और तो उन समितियों में जो निर्णय लिए जाते हैं, आपको दूसरा ये सरकारी जो संगठन है और कार्यालय है, तो उनका निरीक्षण जो संसदीय राजभाषा समिति करते हैं, तो वो भी अपने दायरे से हटकर शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कई बातें आपको उनकी रिपोर्टों में मिल जाती है। इतनी होने के बावजूद आपने जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, तो मतलब उच्च शिक्षा के संस्थानों के अलावा तो उनमें विशेषकर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे IITs कहिए, IIMs कहिए, IISc कहिए और एम्स जो भी हैं, आपने सही बात कही, वहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं है, हिंदी को प्रवेश नहीं है। कारण आपकी शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं एक पंक्ति लिख देते हैं कि उनमें हिंदी के पदों का सृजन होगा, वहाँ हिंदी
का एक विकल्प रखा जाएगा, क्योंकि देखिए अनिवार्यता जो है, आप कहीं भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में अंग्रेजी की अनिवार्यता बनी हुई है। तो जैसे हम लोग अंग्रेजी के साथ चलना चाहते हैं, मगर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी स्थान देना है, तो निश्चित रूप से इन तमाम संस्थाओं में कहीं ना कहीं एक ना एक, तो एक ईमानदारी से कहना है तो कम से कम जितने IITs है, जितने IIMs है, जितने एक IISc है, बाकी आईसर्स हैं, और आज फिर से आगे NITs हो, ट्रिपल ITs हो, इन तमाम में एक एक हिंदी अध्यापक का पद हो, और उसका भी चाहे तो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी दिया जाए उनको। तो आजकल ठेके में कई सारे अध्यापकों को ले रहे हैं, तो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी उनको दिया जाए। तो वो काम केवल ये काम नहीं है कि दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाएं, उस भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाएं, वहाँ पे कि वहाँ की शिक्षा, विशेषकर वहाँ के पाठ्यक्रम, प्रोफेशनल कोर्सेज को धीरे धीरे हिंदी में कैसे ले जाएं, तो इसका काम वहाँ एक हिंदी शिक्षक शुरू करें और वहाँ समन्वय का काम करें, क्योंकि हिंदी भाषी कई होंगे वहाँ पे, लेकिन वो हिंदी में पढ़ाने में तो गलत महसूस करते हैं, क्योंकि वो मुंह खोलते अंग्रेजी बोलना चाहेंगे। निश्चित तौर पे अंग्रेजी माध्यम है तो बोलना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। तो चूंकि बात काफ़ी लंबा समय हमने ले लिया, और सोनू जैसे जिज्ञासु हैं अभी, तो कुछ और संवाद होगा। शुरुआत में ही प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम लोग संवाद करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लोगों ने बीच में कहीं रोका नहीं प्रशांत जी को, क्योंकि वो धारदार ढंग से बोलते जा रहे थे और धारा प्रवाह को रोकने का साहस किसी का नहीं था। तो इसलिए प्रशांत जी का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, और उनके कई सारे बिंदुओं पर मुझे बोलने का मन है, और लेकिन मैं उन कई सारे मुद्दों को छोड़ रहा हूं। विशेषकर उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, फिर एक बार मैं वो ले लेता हूं, राष्ट्र धर्म। तो राष्ट्र धर्म यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रति हमारा है, तो थोड़ा सा बेईमानी को खत्म करें और सत्यमेव जयते में सत्य को जीवित रखने की कोशिश करें, तभी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का उद्धार होगा। अन्यथा बस तमाशा का खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो सोनू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पाटलिपुत्र से जुड़े हैं, और जहां हम लोग है ना, हम सब अपने को थोड़ा बुद्धि कम है, तो वहाँ बुद्धिमान लोगों का जगह मानते, क्योंकि गौतम बुद्ध की जगह है। तो आप बोलिए, 2 राज्यों में बांटकर गौतम बुद्ध को कहीं और भी आपने भेज भी दिया, लेकिन हम मानेंगे कि पाटलिपुत्र वाले सारे बुद्धिशाली है। तो आपकी बात से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोनू जी का स्वागत है। पहले तो जयशंकर को बहुत बहुत आभार, और हमारे साथ भी ये दिक्कत हुई, आज नेटवर्क की समस्याओं बार बार हो जा रहा था। और सर इतना ही होगा कि आपका जो पीपीटी था उसमें बहुत कुछ भी थे, चाहूँगा आप चाहें तो वो सर को भेज दें। हमारी आवाज जा रही है? सुन नहीं पा रहा हूं, चुके हैं। स्पष्ट आवाज नहीं आई आपकी। सोनू जी ये कहना चाह रहे थे कि पीपीटी बहुत बढ़िया था। प्रशांत जी, आप पीपीटी उमेश जी को भेज दीजिए। उमेश जी ने ही प्रेजेंट किया था, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उमेश जी के पास है, तो निश्चित रूप से सबकी वो संपत्ति है, तो आपकी भी है। हाँ, उमेश जी के पास है। और सोनू जी हट गए शायद। हाँ, सोनू जी शायद नेटवर्क की समस्या की वजह से हट गए, तो हाँ आ गया फिर से। हाँ सोनू जी, वैसे पीपीटी प्रशांत जी की पीपीटी पहले उमेश जी के पास ही पहुंच चुकी थी, और थोड़ी तकनीकी समस्याओं की वजह से मैं प्रेजेंट कर रहा था अपने मोबाइल से, फिर उमेश जी ने टेक ओवर किया, फिर उन्होंने प्रेजेंट किया है, उनके पास है। और आगे बात कहिए आप। और आप अपना मोबाइल नंबर इस चैट बॉक्स में छोड़िए, ठीक है? आपका अद्यतन नंबर हमारे पास नहीं रहा, तो कांटेक्ट के लिए दिक्कत हो रही थी, आप उसमें छोड़ दीजिए। दोस्तों जो भी जुड़े हैं, आप थोड़ा सा अपना कांटेक्ट इसमें लिखिए। बहुत कम लोग अभी रह गए हैं, कई सारे हट चुके हैं, काफ़ी लंबा समय हो चुका है।
तो जस्ट आपका परिचय, बस नाम, किस संस्था से आप जुड़े हैं और मोबाइल नंबर, ईमेल, इतना तो आप जरूर लिख दीजिए और आगे की कार्रवाई उमेश जी करेंगे। जी बिल्कुल आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमेशा की तरह एक बहुत ही सारगर्भित अध्यक्षीय अभिभाषण हम लोगों को सुनने का मिला और बहुत सारे तमाम पहलुओं पर, चाहे अतिथि वक्ता के द्वारा जो पहलुएं कही गई या हमारे जो श्रोता के द्वारा जो प्रश्न या जिज्ञासाएं उठाई गई थी, सब पर आपने मतलब उस पर मार्गदर्शन किया। मैं देख रहा हूं कि नवीन कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर कुछ कहना है, कोई जिज्ञासा है तो संक्षेप में रखें, चूंकि समय बहुत हो गया है, 8 बज चुका है। सबसे पहले नमस्कार, आभार सर। मैं बिहार से हूं और आपकी पीपीटी हमें चाहिए सर। जी पीपीटी मैं उपलब्ध करा दूंगा। हमारा जो भाषा प्रौद्योगिकी का व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर पीपीटी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही आज के जो राष्ट्रीय कार्यशाला का वीडियो है, पूरा वीडियो हमारा भाषा प्रौद्योगिकी के यूट्यूब चैनल पर आपको कल तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप रखें, अन्यथा हम लोग समाप्त करेंगे इस कार्यशाला को। नहीं सर, इतने अच्छे से बताया गया है कि प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। धन्यवाद सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार पुनः मैं आज के हमारे जो अतिथि वक्ता डॉक्टर प्रशांत रमन रवि सर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि सर ने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए, हालांकि वो न तो मुझे जानते थे न बाबू सर को जानते थे, सर का जो व्यक्तित्व है, सर का जो पढ़ाने की शैली है और उससे प्रभावित कहीं ना कहीं मैं भी परास्नातक में सर को फॉलो किया था। सर के यूट्यूब से बहुत सारे चीजों पे मार्गदर्शन लिया था और उसी के चैट बॉक्स के माध्यम से सर से मैं संपर्क किया और सर का इतना सहज व्यक्तित्व था कि सर ने चैट बॉक्स का उत्तर हमें दिया और आपसी संपर्क हुआ, जिसके बाद हमने निवेदन किया। चूंकि सर का जो पढ़ाने की शैली है, जिसको हम अंग्रेजी में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, टीचिंग टेक्निक कहते हैं, इतना प्रभावशाली है, सहज है और इतने अच्छे से उदाहरण देके पढ़ाते हैं कि आप देखें कि हिंदी साहित्य का अगर कोई अध्यापक है आज के समय में, मुझे नहीं लगता किसी का करीब 90,000 के करीब सब्सक्राइबर हो और हर वीडियो इतने अच्छे से लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूं। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज सर का मार्गदर्शन इस पटल को प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से यह पटल काफी समृद्ध हुआ। क्योंकि काफी समय हो चुका था, मैं भी इस बारे में कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन 8 बज चुका है। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का, आदरणीय प्रशांत सर का, श्रद्धेय जयशंकर बाबू सर का, साथ ही जितने श्रोता करीब 2 घंटे से लगातार इस पटल को समृद्ध किए हुए हैं श्रोता के रूप में, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यशाला को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।